तो सर आप इतने साल बीबीसी रहे हैं पाकिस्तान में, गोल्ड स्टैंडर्ड। आप जब पीटीवी भी रेडियो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, उन्होंने बोला इधर आके गलत काम नहीं सीखो, बीबीसी चले जाओ, सही काम सीखो। बीबीसी जो है वो मेरे लिए ऐसा ही है जैसे भुट्टो ख़ानदान के लिए गढ़ी खुदा बख्श हुँ, या शरीफ ख़ानदान के लिए ग्वाल मंडी। अभी रिसेंटली मैंने देखा रफ़ा में उन्होंने कोई त्यौहार था, वो इस तरह सेलिब्रेट किया कि सामने हज़ारों बच्चे, मर्द, औरतें जो हैं, जो पिछले 2 महीने से जिन्होंने पानी दाना कुछ नहीं देखा, उनके सामने वो बारबेक्यू कर रहे हैं और वो बारबेक्यू की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं। अब मैं यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे कोई तस्वीर भी देखूँ ना किसी बच्चे की, तो मैं उसे आगे बढ़ा देता हूँ। हर जुमे को या इतवार को हम फ़लस्तीन आज़ाद कराएँगे और बाकी 5 दिन हम 6 दिन काम करेंगे और हर डेढ़ हफ़्ते बाद रियासती सतह पे एक मज़म्मती बयान आ जाएगा, तो हम तो हुँ। मुतमईन हैं। लेकिन आपको ऐनक ऐसी पहना दी गई है कि जब बच्चा मरे आपको खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको यकीन है, ये बच्चा बड़े होके जिहादी बनेगा और तुम्हारे बच्चों को मारेगा, तो तुम्हें बच्चे के मरने पे भी खुशी होगी। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि दुनिया में जितनी भी इजादात हुई हैं, हुँ। उनमें से तकरीबन आधी फ़ौजी मकासद के लिए हुई। एक टूल ही है और उसको एक टूल ही समझें। और ये सच का जो आइडिया है, ये जिस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म में भी ख्याल है कि ये रिलेटिव ही है। सारी जंग जो है वो नैरेटिव की ही है। अभी इंडिया ने भी जो डेलीगेशन भेजी है या पाकिस्तान ने भी भेजी है, वो नैरेटिव बनाने के लिए है। टीआरपी कैसे आएगी? जब आपने मेन्यू में 2 सब्जियाँ रख दी हैं कि भिंडी है या आलू गोश्त है। मैं कह रहा हूँ यार बैंगन या कोरमा वो तो है नहीं साहब। लेकिन अगर वज़ीरिस्तान में ड्रोन में बच्चे मरेंगे, उस पे उस तरह से कवरेज नहीं आएगी। पारा चनार में हफ्तों-हफ्तों जिस तरह हमने फ़लस्तीन की बात की, उसी तरह के मंज़र होंगे कि खाना भी नहीं आ रहा होगा, मेडिसिन्स भी नहीं आ रही होंगी, हमारी मीडिया नहीं रिपोर्ट करेगी। चैनल्स में तो डिक्टेशन आती है, कई चैनल्स में आपको पता है कि रेड लाइन्स क्या हैं। हुँ, कई चैनल में तो गेस्ट भी व्हाट्सऐप वाले डिसाइड करते हैं कि हुँ, ये मेहमान आएगा आपके हुँ। उसमें। ये चवन तब तक यूँ ही रहेगा हुँ, जब बैलेट दिखावे के लिए होगा हुँ। और उसके पीछे बुलेट का साया होगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। एक होपफुली लेजेंडरी पॉडकास्ट होने वाली है क्योंकि मेरी सालों की मेहनत रंग ला चुकी है। एक सहाफ़त में एक लेजेंड सालों से वो कहते हैं ना, जितनी मेरी उम्र है उतना इनका तजुर्बा है। तो डेकेड से वाबस्तगी रही है बीबीसी से, डॉन से। आज हमारे साथ इन द फ्लेश वसतुल्लाह साहब हैं। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सर, बिल-आखिर आ गए। बिल-आखिर हुँ। मजबूरन कितनी उम्र है? मेरी हाँ। जितना आपका तजुर्बा है। नहीं नंबर बताइए बताइए आज सुन आपने 80s में शुरू किया है, तो बस 80s उम्र में मैं कितनी है पैदा आपकी? हुआ हूँ। उम्र कितनी है? सर ये नहीं बताते ना लोगों को, किसी को अब रिश्ता भेजना हो, अच्छा वो बोले कि लड़का अच्छा बड़ा है। चलें मैं अपना तजुर्बा बता देता हूँ फिर आप दिल ही दिल में गिन लीजिएगा। 46 बहुत कम है मेरी उम्र ठीक उससे। है, बस सही है। सर ये स्ट्रेस की दाढ़ी सफ़ेद हुई है, उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है मेरी, 40s नहीं हिट किया मैंने नहीं अभी। मेरे तो बाल साए में ही सफ़ेद हुए। हाँ, सर 2 मैंने बोला संडे की शाम ज़रा कैजुअल कन्वर्सेशन हो, तो 2 छोटे मसले मैंने आपसे उनका हल पूछना था। हुँ, सहाफ़त और पाकिस्तान। तो पहले कौन-सा मसला हल करना चाहेंगे आप? कहीं से भी शुरू कर दें इसलिए कि रिलैक्स माहौल है, हुँ, एतवार है तो हुँ, मज़ेदार गुफ्तगू होनी हाँ। चाहिए। तो सर आप इतने साल बीबीसी रहे हैं पाकिस्तान में, गोल्ड स्टैंडर्ड। आप जब पीटीवी भी रेडियो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, उन्होंने बोला इधर आके गलत काम नहीं सीखो, बीबीसी चले जाओ, सही काम सीखो। पर अब जब हम बीबीसी देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि एवें ही हम अपने लोगों को थोड़ी ज़्यादा गालियाँ देते थे, दुनिया भर में सहाफ़त का यही हाल है। क्या ये वजह होगा कहना? हाँ, वजह तो होगा और स्पेसिफ़िकली आपका इशारा अगर गज़ा की तरफ बिल्कुल, है या मसला फ़लस्तीन या 100% इसराइल की तरफ है तो येस, यू आर वेरी, वेरी राइट। बिल्कुल एक हदबंदी बन गई है। अ, एक तरफ पूरा वेस्टर्न मीडिया है जो कि
एम्बेडेड है, हम हमें एम्बेडेड होना उनका नज़र नहीं आता, लेकिन वो हैं। हुँ, और दूसरी तरफ हमें जो एक वाहिद खिड़की नज़र आती है गज़ा के रेफ़रेंस में, वो अल जज़ीरा है, हुँ। कि वो उसकी रिपोर्टिंग अलग है, उनकी रिपोर्टिंग अलग है। तो उसमें बहुत सारे कपड़े उतरे हैं सभी के। और अच्छा भी लगता है कि जो सरमन्स देते हैं आज़ादी सहाफ़त का, और कि हर सूरत में आपको जो है सच का साथ देना चाहिए, और जर्नलिस्ट सिर्फ प्रोफेशनल होता है, उसके बाइसेस जो हैं वो डेस्क से नीचे होते हैं या घर में रख के आना चाहिए, बिल्कुल एक जज की तरह, हुँ, कि उसका कोई भी रुझान हो सियासी, लेकिन जब कुर्सी पे बैठता है तो फिर वो जज होता है, और जब फील्ड में रिपोर्टर जाता है तो वो रिपोर्टर होता है। वो सारी चीज़ें हमें समझाई गई, और जो कि होनी चाहिए। लेकिन जिन्होंने समझाई उन्हें देख के अब मज़ा आता है देख के। सर एज़ समबडी जिसने सहाफ़त सॉर्ट ऑफ एज़ अ जिहाद की है, आप कैसे अब सहाफ़त का रोल दुनिया भर में देखते हैं? मतलब इंटरनेट इजाद हुआ, ये ख़बर भी मेरे ख़्याल से पाकिस्तान में आपने ही ब्रेक की थी, कॉलम लिख कर के पहला ईमेल भेजा गया है। तो आपने वो दुनिया भी देखी है, अब सोशल मीडिया की दुनिया भी देखी है कि हर कोई ख़बर ब्रेक कर रहा है। हुँ। और फिर ये जो इदारे हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड समझे जाते थे, आपने खुद कहा इनके भी कपड़े उतर चुके हैं। तो इस दुनिया में जहाँ सबके पास फ़ोन है, अब एक एआई भी आ चुका है, आप कैसे देख रहे हैं कि आज ये सहाफ़त और मीडिया की जो बड़ी बड़के मारते थे कि ये हम फिफ्थ स्टेट है, क्या अभी भी उसका वही रोल है? हाँ, किताबों में तो है फोर्थ स्टेट, और ज़ाहिर है कि ज़माना बदल गया है तो रोल भी चेंज होगा। अ, बेसिक जो उसूल है, वो तो पिछले 7000 साल से एक ही है। प्लेटफ़ॉर्म्स चेंज होते रहेंगे, ज़माने चेंज होते रहेंगे, लोग आते जाते रहेंगे। लेकिन बुनियादी उसूल ये है कि आप किस हद तक सच को सच कह सकते हैं, और उसकी भी फिर हमारे मज़हब ने तो 3 कैटेगरीज़ कर दी हैं, कि हाथ से रोको, नहीं रोक सकते, ज़बान से कहो, ज़बान से नहीं कर सकते, दिल में बुरा जानो। तो अब हमें इस पे तशवीश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कि क्या हम दिल में भी बुरा जान रहे हैं या उस हद से भी आगे निकल गए हैं। चूँकि आपने ओपनिंग ही गज़ा से कर दी, तो अब मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहेंगे। किसी ने मुझसे पूछा था, बल्कि मैंने लिखा था अपने कॉलम में, कि वो लोग कहते हैं कि वाक़या करबला हुआ, और कितने बेहिस थे आस-पास के लोग, कोई मदद को नहीं आया। कौन लोग थे? अपने आप को मुसलमान कहते थे, अरब कहते थे। मज़हब के नाम पे सही, असबियत के नाम पे ही, क्यों नहीं ऐसा हुआ? ये 1400 साल पहले की बात है। हुँ, तो ऐसे ही थे जैसे आज हैं। आज के गज़ा के बारे में जो एटीट्यूड है, वही लोग हैं हम, हैं मौजूद। उस ज़माने में तो ना इंटरनेट भी नहीं था, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन का भी मसला नहीं था, फिर भी हम उन्हें ताने देते हैं। आज तो हम अपनी स्क्रीन्स पे, अपने फ़ोन्स पे रियल टाइम में नस्ल कुशी होते हुए देख रहे हैं। अ, कम से कम हिटलर में इतनी शराफ़त थी कि वो ठीक है कि उसने 40 लाख को मारा, 60 लाख को मारा। नंबर में हुँ, तो कुछ नहीं है, असल मसला ये है कि उसने मारा। उसमें इतनी कम से कम झिझक थी कि उसने पूरी कोशिश की, जो नाज़ी जर्मनी की पूरी मशीनरी थी, कि जो जर्मन पब्लिक है, उसे ना पता चले कि हम क्या कर रहे हैं जिप्सीज़ के साथ, यहूदियों के साथ, गैर आरियाई नस्लों के साथ, मकबूज़ा इलाकों के स्लाविक्स के साथ। हालाँकि वो गैस चैम्बर्स में भेज रहा था हुँ, बस इंडस्ट्रियल स्केल पे। लेकिन उसे ये बड़ी फ़िक्र थी कि बाकी दुनिया को तो ख़ैर पता ना चले, खुद उसके जो अवाम है,
हुँ, जो उसका वोट बैंक है, जो उसके सिंपैथाइज़र्स हैं, उनको भी उसने अंधेरे में रखा। अब जो उसके विक्टिम हैं, उन्होंने ये सीखा, क्या सबक सीखा? उन्होंने ये सबक सीखा कि उनके आप इंस्टाग्राम पे जाएँ, टिकटॉक पे जाएँ, जो भी प्लेटफ़ॉर्म है उस हुँ, पे जाएँ, वो बड़े फ़ख्र से सेलिब्रेट करते हैं कि हमने इतनों को मारा, हमने ये किया, हमने फलाने को पट्टी बाँध के आगे लगाया हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने देखा रफ़ा में उन्होंने कोई त्योहार था, वो इस तरह सेलिब्रेट किया कि सामने हज़ारों बच्चे, मर्द, औरतें जो हैं, जो पिछले 2 महीने से जिन्होंने पानी दाना कुछ नहीं देखा, उनके सामने वो बारबेक्यू कर रहे हैं और वो बारबेक्यू की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहे हैं। और वो स्मोक भी जा रही थी उस तरफ, तो हाँ, हो सकता है सूंघ भी सकते हों वो तो बनते वो हुए। हिटलर तक में ये एक थी झिझक थी कि जो मैं कर रहा हूँ वो दूसरों को पता ना चले, और यहाँ ये हो रहा है। तो दुनिया इस लिहाज से मेरा ख्याल है सफ़ाकी या बेहिसी भी एक नाकाफ़ी लफ्ज़ है। उसमें मैं खुद को भी शामिल कर रहा हूँ जो तमाशाई हैं, बाकी दुनिया तो तमाशाई हुँ, है। तो वो अब देख भी नहीं रहे। मसलन खुद मेरा ये हाल हो गया है कि 2 साल 7 महीने हो गए हैं, जो मुसलसल हो रहा है वहाँ पे। अब मैं यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे कोई तस्वीर भी देखूँ ना, किसी बच्चे की, तो मैं उसे आगे बढ़ा देता हूँ। पहले मैं उसे बहुत ध्यान से देखता था और उसका दिल पे असर होता था। लेकिन अब इतना वो हो गया है कि यार, मैं अपने आप से खौफ़ज़दा होता हूँ कि नहीं देखो, रोक नहीं सकते तो देख क्यों रहे हो? देख लिया ना, बहुत ज़्यादा देख लिया, इससे ज़्यादा क्या देखेंगे? तो हुँ, अगर मेरा ये हाल है तो बाकी दुनिया जो है वो और जो भी मनफ़ी या मस्बत हो, अगर तकरार के साथ हो रहा है और मुसलसल हो रहा है, तो वो आपके एक नॉर्मल कह लें या रोज़मर्रा का नॉर्मल है, उसका एक हिस्सा बन जाता है। हुँ, उसमें से सेंसेशन, ख़बरियत, तर्स, रहम सब ख़त्म हो जाते हैं। वो सिर्फ़ एक हिंसा रह जाता है। तो ये है। अभी मैं देख रहा हूँ, बल्कि आज ही मैंने ख़त्म की है नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़, टर्निंग पॉइंट वियतनाम, जी। 5 किस्तें देखी। अच्छा, 50 साल पहले अ, कुछ और दुनिया थी। मसलन सारे नौजवान अमेरिका में वो निकल आए, जॉनसन के खिलाफ, निक्सन के खिलाफ कि क्या कर रहे हो ये? और उस पे इतना प्रेशर पड़ा कि उसे अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। अब उस नस्ल की बाक़ियात मैंने देखी हैं इराक़ पे हमले तक, कि जब वेस्टर्न वर्ल्ड में 15-15 लाख के, 20-20 लाख के जुलूस निकलते थे, उनका कोई ताल्लुक नहीं था किसी इराक़ी से। लेकिन निकलते थे, बच्चों के स्ट्रोलर लेके आ रहे हैं, औरतें, माएँ। अब वो थक गए हैं और हम अपने बारे में जो है, हमने तो अपना शेड्यूल बड़ा अच्छा कर लिया है। हर जुमे को या इतवार को हम फ़लस्तीन आज़ाद कराएँगे और बाकी 5 दिन, हम 6 दिन काम करेंगे। और हर डेढ़ हफ़्ते बाद रियासती सतह पे एक मज़म्मती बयान आ जाएगा, तो हम तो हुँ, मुतमईन हैं। लेकिन जिन्हें तकलीफ़ थी, जो अब मसलन अ, मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी खलीजी मुल्क में कोई जुलूस निकलता हो, अपनी हुकूमत के हुँ, हुँ, खिलाफ नहीं, किसी मुल्क में होने वाले ज़ुल्म के खिलाफ, मुमकिन ही नहीं है। हमारे यहाँ रिवाज था 70s तक, 60s, 50s में, जब थोड़ा बहुत जो लेफ्ट की जो तंज़ीमें थीं, उनका चलता था मामला कि वियतनाम के खिलाफ कराची में जुलूस निकल रहा है, या कॉन्गो के खिलाफ, या नासिर के हक़ में। तो वो काम ख़त्म हो गया। ये अदीबुल हसन रिज़वी वाली जो नस्ल थी ना, ये उनके काम थे। हमने तो जब आए तो हमें तो
यूनियनों पे पाबंदी वगैरह के दौर से फिर आगे आपको पता हुँ। ही है आज तक क्या हो रहा है। ये जिन लीडर्स का आपने नाम लिया, चुन-चुन के इनको मारा गया, किसने मारा, अब हम कंस्पिरेसी थ्योरीज़ में नहीं जाएँगे, पर जो आज लाहौर के लड़के को तकलीफ हो रही थी, कराची की लड़की को तकलीफ थी कि ये क्या है? उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। तो सर खलीजी मुल्कों से तो मेरे ख़्याल से उम्मीद भी रखना मुश्किल ही है, जो हाल है उनका। इवन बाकी वॉर वॉर के बाद भी वो लोग डील्स कर रहे थे। लंदन और न्यूयॉर्क की सड़कों पे जुलूस तो देखे हैं हमने। अवाम की हद तक वो सोच पाई जाती है, वो अवाम अब तक अपनी हुकूमत को कायल नहीं कर सकी कोई एक्शन लेने पर। वो एक और नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने अपने ज़मीर का तो इज़हार किया ना। हाँ, मतलब हम अरब तो में तो 2% भी वो जुलूस नहीं हुए जो लंदन में हुए या जो न्यूयॉर्क में हुए। अवाम तो लाखों में बाहर आई है, बट हाँ, अगेन वो जो एक रियासत, दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट और अवाम का जो फ़र्क है वो वाज़े हो गया है। आपने वर्ल्ड वॉर 2 का ज़िक्र किया, गॉबल्स तो शायद एक इनिशियल एग्ज़ाम्पल थी उसकी। इज़राइल का आपने ज़िक्र किया, तो ये जो मुल्कों ने सहाफ़त और नैरेटिव और मीडिया को अब इतना पढ़ लिया है कि वो उसको एज़ अ टूल इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए कंसेंट, कि भले नज़र भी आए आपको, लेकिन आपको ऐनक ऐसी पहना दी गई है कि जब बच्चा मरे आपको खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि आपको यकीन है ये बच्चा बड़े होके जिहादी बनेगा और तुम्हारे बच्चों को मारेगा, तो तुम्हें बच्चे के मरने पे भी खुशी होगी। जो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत कोशिश गोदी मीडिया भी यहाँ पर कर रहा है कि पाकिस्तानी मरे तो ये अच्छी चीज़ है। तो ये जो सहाफ़त और मीडिया का अब रोल बन गया है, नॉट टू इंसल्ट ऑल जर्नलिज़्म, बिकॉज़ हम भी जो ये बातें फ़लस्तीन के बारे में कर रहे हैं, तो फ़लस्तीन से जिन लोगों ने हुँ। प्रेस का जैकेट पहनकर वीडियोज़ बनाकर दुनिया को सच और हक़ाइक़ दिखाए, वो उससे बड़ी जिहाद नहीं हो वो सकती। तो बहुत जब भी तारीख़ लिखी जाएगी, ये हुँ, जो 300 साढ़े 300 जर्नलिस्ट शहीद हुए हैं, हुँ, आउट ऑफ 55,000 जनरल कैजुअल्टीज़, खैर कैजुअल्टीज़ तो हुँ, उससे ज़्यादा हैं। वैसा जर्नलिज़्म तो मुझे याद नहीं पड़ता कि हिस्ट्री में उसकी मिसाल मिलती हो। और इतने सहाफ़ी किसी एक जगह पे मसलन यूँ समझिए कि गुलशन इक़बाल के बराबर के रक़बे में 350 सहाफ़ी मारे जाएँ, और गुलशन इक़बाल पे अगर आप 2.5 साल में, 2 साल 7 महीने में 5 हिरोशिमा साइज़ के बमों के बराबर बारूद फेंक दें, इसकी भी तारीख़ में मिसाल नहीं मिलती है। उसके बावजूद उनकी जो रेज़िलियंस है, हम वाह-वाह तो कर रहे हैं, लेकिन बस ठीक है। और कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि उन हालात में अगर मैं हूँ, तो क्या होगा? मैं नहीं कर पाता, सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो यहाँ के जो नो गो एरियाज़ हैं, उन्हें तोड़ने की ज़रूरत नहीं, सोच नहीं सकता। मसलन मैं बलूचिस्तान में आज़ादी से नहीं घूम सकता एज़ अ जर्नलिस्ट। मुझे एक ख़ास पैराया जो है या नैरेटिव है, सिर्फ़ वही अवेलेबल है। मतलब ये कि ये एक ऐसा मेन्यू है जिसमें एक ही डिश अवेलेबल है। आप खाएँ तो सही है, ना खाएँ तो आपकी मर्ज़ी है, कोई मुतबादिल नहीं है। इसी तरह और भी बहुत सारे नो गो एरियाज़ हैं यहाँ पे, खुद हमारे यहाँ। जो कुछ हमारे अपने अ, मालिकों के हैं, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स के हैं, कुछ रियासत के हैं। उसके बीच वो कहते हैं कि इतना सा ग्राउंड है, इस पे आप खेलना चाहें तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो सर ये ख़यालात, तासुरात तो सारे बहुत अच्छे हैं, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, जर्नलिज़्म, मीडिया, द ट्रूथ, बट कहीं न कहीं ये सब जो को-ऑप्ट हो चुके हैं, डेमोक्रेसी को यूएस ने बहुत इस्तेमाल किया रेजीम चेंज करने के लिए। तो क्या अब हम यही समझें कि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, मास मीडिया है, वो भी हर जगह, हर दुनिया में ही, नॉट टू जनरलाइज़ बट मोर प्लेसेस देन नॉट, एक टूल ही है और उसको एक टूल ही समझें। और ये सच का जो आइडिया है, ये जिस तरह पोस्ट मॉडर्निज्म में भी ख्याल है कि ये रिलेटिव ही है। सारी जंग जो है वो नैरेटिव की ही है। अभी इंडिया ने भी जो डेलीगेशन भेजी है या पाकिस्तान ने भी भेजी है, वो नैरेटिव बनाने के लिए है। तो जो बड़ी ग्रीक आइडियल बातें हैं कि सच की तलाश हो, वो दुनिया अब नहीं है। नहीं, दुनिया वही है, इंसान भी वही है, हथकंडे भी वही हैं। हमें यूँ लगता है कि जैसे सब कुछ नया है, कि जो कुछ हो चुका वो हमारे सामने नहीं हुआ। हुँ, और
कुछ नहीं बदला मेरे हिसाब से। मसलन क्या वियतनाम में जो 5.5 लाख फ़ौजी उतारे गए थे, उनका नैरेटिव नहीं बनाया था, जंग शुरू होने से पहले? या इराक़ पे जो अटैक हुआ था, उससे पहले नैरेटिव नहीं बनाया था? यूनाइटेड नेशन से लेके और आम मीडिया आउटलेट तक पूरा का पूरा ज़ोर लगाया था। जब 71 में दिसंबर में ईस्ट पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया है, क्या उससे पहले नवंबर में इंदिरा गांधी ने वेस्टर्न ममालिक का, वेस्टर्न कैपिटल्स का दौरा नहीं किया था नैरेटिव बनाने के लिए? तो ये नैरेटिव की तो बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। प्रोपेगेंडे के बगैर जंग नहीं जीती जा सकती और अपनी हार को फ़तह में नहीं तब्दील किया जा सकता। और जो प्रोपेगेंडा है, इट्स एसेंशियल पार्ट ऑफ एनीथिंग, एनी डिज़ाइन, एनी टारगेट, वो तो करना पड़ता है। तो ये जंग तो हर वक़्त रही है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि हर दफ़ा हमें ऐसा ही नज़र आता है कि यार बाकी लोग भी लेट गए। मेजॉरिटी लेट ही जाती है। लेकिन आप देखें कि जो भी इस तरह के वाक़यात हैं उनमें देखें 4-5 पागल ज़रूर सामने आते हैं। हाँ। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है? फिर आहिस्ता-आहिस्ता लोग भी एंडरसन की कहानी की तरह उनके साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं कि हाँ यार, बात तो सही कह रहा है, बादशाह तो नंगा है, हुँ। कपड़े तो नज़र नहीं आ रहे इसके, बच्चा ठीक तो कह रहा है। तो फिर वो पूरा एक चेंज होने लगती है सिचुएशन। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जी आप तवक्को करें कि जी 25 करोड़ लोग एक ही साथ एक ही बात करने लगे, ऐसा नहीं होता। 4, 5, 6 ज़्यादा से ज़्यादा लोग होते हैं। किसी में भी मसलन नाज़ी जर्मनी में भी ऐसे पागल मौजूद थे, बहुत सारे नाम हैं। कुछ मर गए, कुछ भाग गए, कुछ वहीं रहे। वियतनाम का भी यही है कि 5-6 सहाफ़ी थे, जिन्होंने पहले सवाल उठाया, ये क्या हो रहा है? हुँ। 71 में जो ईस्ट पाकिस्तान में एक्शन हुआ है, यहाँ 4-5 ही लोग थे। अस्मा जहांगीर के वालिद एक वन ऑफ दो। वो तो थे, उसके अलावा एक वो थे डेली न्यूज़ के एक सहाफ़ी थे जिन्हें भागना पड़ा था अपनी फैमिली समेत लंदन में। फिर उन्होंने संडे टाइम्स में स्टोरी छापी थी कि वहाँ तो ये हो रहा है, और उसके बाद फिर वो राय अम्मा किसी और तरफ जाने लगी। और किसी भी जंग का सबसे बड़ा जो हथियार है, वो ये है कि आज तक पता नहीं चलता कि दुरुस्त क्या कौन था। दोनों फ़रीक ही दुरुस्त होते हैं। जिसका पल्ला भारी होता है वो उसे दरसी किताबों के ज़रिए फिर इंजेक्ट कर देता है। जिसका पल्ला भारी नहीं होता वो इंतज़ार करता है जब होगा तो मैं ये काम करूँगा। तो जंग में वही जो कहते हैं, अब तो टीचर सी बात हो गई है कि सबसे पहली पहली जो हलाकत है, हाँ। वो सच की होती है, हकीकत की होती हाँ। है। और ये बात हकीकत है हाँ। और पिछले 7,000 साल से है। आप कह रहे हैं कि चीज़ें नहीं बदली, बट तरीका तो शायद बदल गया है, क्योंकि डब्ल्यूएमडी की भी जो आपने बात की नैरेटिव बनाने के लिए, अब तो इतनी किताबें लिख चुकी हैं कि उनको खुद भी पता था, कॉलिन पावल को खुद भी पता था कि इराक वाला डब्ल्यूएमडी झूठ है। अवाम को बेचने के लिए ये करना पड़ा था। वियतनाम में फोर्सफुल कंस्क्रिप्शन करनी पड़ी थी। आपने तो डॉक्यूमेंट्री देखी है कि बर्थडे के हिसाब से मजबूरन, फिर मोहम्मद अली जैसे लोगों ने मना किया। फिर जो ब्लैक कम्युनिटी है उन्होंने बोला कि भाई हमें तो यहाँ हक नहीं मिल रहे, आप हमें वियतनाम क्यों भेज रहे हो लोगों को मारने के लिए। पर अब जिस तरह से दुनिया बन चुकी है, जहाँ एआई है, एल्गोरिथम है, जिस तरह इजरायली सोसाइटी की अगर हम बात करें, क्योंकि वो जूते पहनकर गाज़ा में जाकर हर कोई नहीं मार रहा, ड्रोन जाता है, तबाह करके आ जाता है। आप मीडिया पे देखें ना देखें, आपकी चॉइस है। यू कैन बी लाइक, "ओह, इट डज़न्ट बॉदर मी, इट अफेक्ट्स मी टू मच, आई डोंट वांट टू वॉच।"
तो अब तो वो उस तरह से हर किसी की पार्टिसिपेशन भी नहीं चाहिए। तो शायद हम एक बहुत खतरनाक दिशा में नहीं जा रहे कि अगर आप बस मुंह मोड़ लें या ये फ़ोन साइड पे रख दें तो आपके लिए तो दुनिया देखिए, जन्नत है। जब रेडियो आया तो रेडियो के बारे में कहा गया कि अब ये रियासत के हाथ में चूँकि एक टूल आ गया है नया, इसलिए अब दमाग कंट्रोल होंगे। और ये रेडियो कब आया? 1930s में आम होना शुरू हुआ है, अगर मैं बर्र-ए-सग़ीर की बात करूँ। लेकिन फिर भी क्विट इंडिया मूवमेंट तो चली और पार्टीशन की बात तो हुई। फिर जब एक टेलीविज़न आया जिसे इडियट बॉक्स कहा जाता है और बक़ौल शख़्सिये के बेसिकली तो ये आला कैपिटलिज़्म ने चीज़ें बेचने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन हर वक़्त 24 घंटे इश्तिहार मैं कैसे देखूँगा? मैं इसलिए तो नहीं ख़रीदता टीवी। तो उन्होंने मुझे इश्तिहारात से बोर ना होने के लिए दरमियान में थोड़े-थोड़े प्रोग्राम भी टाँक दिए मेरी दिलचस्पी के, वरना ये एक टूल है अपनी प्रोडक्ट्स बेचने का, एक कंज़्यूमर कल्चर पैदा करने का। बहरहाल ये डिबेटेबल है कि ऐसा है या नहीं है। तो सरकार के पास ये भी मीडियम था और उस वक़्त ये बहुत ही मॉडर्न चीज़ थी। लेकिन क्या हुआ, इससे कोई नैरेटिव रुक गया या सरकारों ने दिमाग कंट्रोल कर लिया है? अब अगर एआई रियासत के लिए भी है, तो मेरे लिए भी तो है। एल्गोरिथम का यूज़ अगर रियासत कर रही है, तो मैं भी तो कर रहा हूँ। तो ये लड़ाई जो है, ये उसी का है कि को हर चीज़ का एक तोड़ आएगा, फिर उस तोड़ का तोड़ आएगा और यूँ ये सिलसिला चलता रहेगा। ये हम इत्मीनान से किसी चीज़ के बारे में ये नहीं कह सकते कि यार बस ये अब ये मसला हल हो गया। कोई मसला हल नहीं होता। उसकी शक्लें बदलती रहती हैं और उन शक्लों से निपटना जो है, वो कांस्टेंट स्ट्रगल है। वो रियासतें भी करती रहेंगी, वो इंडिविजुअल्स भी करते रहेंगे। तो मुझे ज़माने बदलने से या प्लेटफ़ॉर्म बदलने से कोई कोई परेशानी नहीं है। ये एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। अगर हम उस एवोल्यूशन को नहीं समझ पा रहे हैं या उसे अपने लिए नहीं अपना पा रहे, तो हम परेशान हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि अब तोड़ शायद बन जाए, लेकिन अब तक वो तोड़ नहीं बन सका? क्योंकि चलें पाकिस्तान में तो हम ये बात करते थे ना कि अगर आप जियो देख रहे हो तो आपको एक बयानिया नज़र आएगा, अगर आप एआरवाई देख रहे हो तो आपको दुनिया उसके बरक्स लगेगी। लेकिन ये जो एल्गोरिथम की एको चेम्बर्स हैं, तो एक चीज़ हमें सोशल मीडिया पे नज़र आती है, फिर व्हाट्सएप पे तो वो 2 कदम और भी आगे हैं, वहाँ तो फैक्ट चेक भी नहीं हो सकता। हमने देखा फेसबुक की वजह से रोहिंग्या जेनोसाइड हुई, क्योंकि एक ही बयानिया जो लोग एक चीज़ फ़ॉलो करते हैं, उनके लाइक्स और एल्गोरिथम के हिसाब से उनको एक रियलिटी दिखाई गई। फ़िलहाल क्या आपको लगता है इस चीज़ का तोड़ नहीं बन सका है कि रियलिटी ही बिल्कुल अलग दिखाई जा रही है, जिस तरह 26 नवंबर का वाक़या हो? अगर आप रियासती बयानिए के साथ हैं तो आपको पूरे सोशल मीडिया पर एक अलग पिक्चर दिखाई जाएगी, या अगर आप पीटीआई के बयानी के साथ हैं तो पूरे सोशल मीडिया पर आप जहाँ देखें आपको एक अलग पिक्चर दिखाई जाएगी। तो फ़िलहाल तो इस पोलराइज़ेशन का तोड़ नहीं है हमारे पास। जो भी नई चीज़ शुरू होती है, फ़ौरी तौर पे उसका तोड़ नहीं आता है। आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जब लोग समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर तोड़ भी हो जाते हैं। और मुझे इसलिए कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि पाकिस्तानी जो चंद जुगाड़ू कौमें हैं, उनमें से एक हैं और ये लौंडे कर लेंगे, कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। वो पहले भी करते रहे हैं, अब भी कर लेंगे। अच्छा, बयानिया जो है वो तो एक ही होता है। अगर रियासत का बयानिया है, तमाम रियासतों का एक ही तरह का बयानिया है कि एक रियासत, एक कानून, एक निज़ाम, उसको आप मुख्तलिफ नाम दे लें, होता है। और हर रियासत की ख़्वाहिश होती है कि सोहणियां हो जान गलियां ते विच रांझा यार फिरे। अब ये जो रियाया है, डिपेंड करता है कि उसमें पागलपन का तनासुब क्या है।
या वो अपनी अक्ल से कितने फ़ीसद लोग उसमें काम लेना चाहते हैं। अ, रियासतें ज़हीन होती हैं, मगर उनमें कॉमन सेंस की कमी होती है, इसीलिए वो ठोकर भी खाती हैं। एक से एक आपको ज़हीन आदमी मिल जाएगा, छा जाएगा वो। लेकिन जो बेसिक जो है इंसानी इंस्टिंक्ट्स, हुँ, वो उसके ज़हन में नहीं रहती कि यार मुझे आप इस कमरे में शहज़ाद साहब 24 घंटे बिठा के रखें, कॉफ़ी मँगाए जाएँ, खाना भी खिलाएँ, गप भी लगाएँ और बस ये ना कहें कि यार आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते। बैठूँगा आपके साथ, 24 घंटे बैठूँगा, यहीं सो भी जाऊँगा। द मोमेंट आपने कहा ना कि आप इस कमरे से बाहर नहीं जा सकते, मैं पूछूँगा क्यों? तो आप जो भी उसकी रीज़न है बताएँगे। उसके बाद से मेरा जो जिबली रद्द-ए-अमल है, वो मुझे अपने उसमें ले लेगा, दायरे में ले लेगा और मेरी तमाम जो फ़ैकल्टीज़ हैं, वो ये सोचेंगी कि मुझे इस कमरे से बाहर कैसे निकलना है। और ये हर इंसान की और हर जानवर की जिबल्लत है। हुँ, तो जब मैं कहता हूँ कि रियासतों के पास कॉमन सेंस नहीं होती, तो वो ये समझती हैं कि हमने अगर एक पिंजरा बना दिया और उसमें उन्हें चंद 2 टुकड़े दे दिए, तो मामला सेट है। मामला वहीं से बिगड़ना शुरू होता है। इसीलिए आप ये देखें कि हिस्ट्री में कोई भी एम्पायर, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी हुकूमत एक सर्टेन पीरियड के बाद मर जाता है, कायम नहीं रहता, उसकी जगह नई चीज़ आ जाती है। वजह यही है कि वो कहती हैं कि ये नहीं करना और उसकी दलील इतनी बोधी देती हैं कि फिर मेरा एज़ एन इंडिविजुअल और एज़ अ कलेक्टिव दिल चाहता है कि यार यही तो करना है। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं हूँ इस बारे में। तो ये क्या एक मज़बूत रियासत की यही कामयाबी है कि वो आपकी सलाखें आपके लिए इनविज़िबल कर दे? अगर आपने वियतनाम और इराक के एग्ज़ाम्पल दिए, वियतनाम में हमने बहुत शोर भी देखा, आर्मी रिक्रूटमेंट में, कंस्क्रिप्शन में, हमने एंड प्रोटेस्ट भी एंड देखी। एंड क्या हुआ? बट इराक से अगर हम कंपेयर करें तो हमें उस तरह का शोर नहीं नज़र आया। मैं 2015 से 17 यूएस में था, मेरी कॉलेज के बाहर यूएस आर्मी रिक्रूटमेंट के कैंप्स लगते थे। वो आके कहते थे कि भाई आप कॉलेज के पैसे नहीं दे सकते, हम आपके 4 साल के कॉलेज के पैसे देंगे, आप 2 साल यूएस आर्मी में हमारे साथ जॉइन कर लें। अब कहने को उन्होंने आपके घर में घुसकर मजबूरन खींच कर आपको जंग लड़ने लेकर नहीं गए, लेकिन कैपिटलिज्म के जो अपने असूल हैं, जिसके हिसाब से आप लोगों ने एक कौम को, एक तबके को इतना मजबूर रखा हुआ है कि वो अपने खाने के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए मजबूर हो जाता है एंड बाय एन इल्यूजन ऑफ चॉइस, कि आपकी चॉइस है, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर 4 साल कॉलेज करना चाहते हैं तो 2 साल आर्मी में कर लें। हुँ। तो आपकी सलाखें आपके लिए इनविज़िबल हैं, आपको लगता है आप खुद चूज़ कर रहे हैं, बट रियासत ने बड़े सक्सेसफुली आपको एक पिंजरे में रखा हुआ है थ्रू कैपिटलिज़्म। हाँ, रखा हुआ है लेकिन ताबक है, क्योंकि गिरेगा ये भी। हर चीज़ गिरती है यार। कौन-सी चीज़ है जो दायमी है? आपके नज़रिए से लेके आपकी समाजी हालत, आपकी दिमागी हालत, हर चीज़ तब्दील होती रहती है। इसीलिए तो इंसान काबू में नहीं आ रहा, कुछ भी कर लिया। अब आप देखें कि अगर ये पुराने ज़माने में तो ये होता था ना कि मजमे को इकट्ठा किया, तलवार से सर उड़ा दिया। हुँ, मजमा काबू में आ जाना चाहिए था। एटम बम गिरा दिया, फिर भी नहीं काबू में आ रहा। हुँ। और अब एआई से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी काबू में नहीं आ रहा। नहीं आएगा काबू में। ये गलत गली में सुई ढूँढ रहे हैं। ज़रार का जो एक डिस्टोपियन वर्ल्ड व्यू है कि
चीज़ें बर्बाद होने वाली हैं। आपका थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक है कि इंसान कोई ना कोई इन चीज़ों का भी तोड़ निकाल कर नहीं, तो आप ये देखें ना कि मुझे कोई और मिसाल दें जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि जी अमन, शांति नहीं, और नहीं, ये वो, मैं ये तो नहीं, बात ही नहीं कर रहा। नहीं, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इंसान की जिबिल्लत से कोई नहीं लड़ सकता। खुद मैं अपनी जिबिल्लत से नहीं लड़ सकता, तो रियासत क्या लड़ेगी? आप कह रहे हैं एवोल्यूशन जिस तरह होता है कि एवोल्यूशन यही होता कि है। चीता 60 से 70 किलोमीटर पे आता है, हिरन 30 से 40 पे आती है, हिरन 50 पे आती है, चीता 80 पे चला जाता है। ओवर ईयर्स ये मुकाबला अवाम और रियासत का चलता रहेगा। वो थोड़ा इवॉल्व करेंगे, ये थोड़ा इवॉल्व करेंगे, वो नया तोड़ निकालेंगे, ये नया तोड़ निकालेंगे। हमेशा से ऐसा होता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो अच्छा, और इसी ज़िद बहस में इसका एक हुँ, अच्छा पहलू भी है। इसी ज़िद बहस में तरक्की भी हो रही है। मसलन अब बहुत सारी चीज़ें जिन्हें हम फॉर ग्रांटेड लेते थे, हमारे वालिद या दादा या परदादा, अब हमें ऐसा लगता है। अब मसलन अकबर आज़म को तो एयर कंडीशन नसीब नहीं था, हालाँकि कितनी बड़ी सल्तनत थी उसकी, औरंगज़ेब की तो बहुत ही बड़ी थी। उसको फ्रिज मिला मिला था क्या? एसी था उसके पास, हुँ। फ्रिज गाड़ी में की सफ़र ज़रूरत नहीं करता था। ना, हर वक़्त गरम खाना मिल सकता है ना उनको। वो हाँ, वो थोड़ी ना आधी कढ़ाई रख के फ्रिज में कि तो सुबह खाएँगे। यहाँ तो आम आदमी जो है, मिडल क्लास का आदमी है, उसके लिए ये तो कोई बात ही नहीं है। हुँ, तो इसी में और सबसे मज़ेदार बात ये है कि दुनिया में जितनी भी इजादात हुई हैं, हुँ, उनमें से तकरीबन आधी फ़ौजी मकासद के लिए हुई, हुँ, इंक्लूडिंग द इंटरनेट। सब कुछ। लेकिन फिर उनका सिविलियन एप्लीकेशन उससे कहीं ज़्यादा बढ़ गया। तो जो भी चीज़ आएगी, उसका कोई एक में इस्तेमाल तो मुमकिन नहीं है। हुँ, तो फिर अगेन वही बात कि सब ठीक है। या इतना बुरा नहीं है, जितना हमें बुरा लगता है। हाँ, मतलब करना चाहें तो ये कि यार बस क़यामत आने एक ज़माने में ये रिवाज भी शुरू हो गया था यहाँ पे ना, हर साल अ, एंड ऑफ टाइम्स ए आता था। न न्यू न्यू ईयर, जब नया साल शुरू शुरू होने से ज़रा पहले जो पेशगोइयाँ होती थी, उसमें वो तीसरी आलमी आलमी जंग जो है, हुँ, वो हर साल हुआ करती थी। या ये है कि अगले साल क़यामत आने वाली है, या फल जंगें होने वाली हैं। बीच में नॉस्ट्राडामस को भी ले आते थे, बीच में हुँ, एक वो कोई एक और नाबीना बुज़ुर्ग थे, उनको भी ले आते थे, कछुओं को भी ले आते थे, और मायन हाँ, सिविलाइज़ेशन, हाँ, हाँ, Y2K। हाँ, जी, जी, हाँ। जी। तो क्या हो रहा है ये? कुछ भी नहीं है। और मतलब दुनिया की आबादी कोई 10,000 साल पहले कितनी होगी? कोई 1 करोड़ होगी, 1.5 करोड़ होगी। तो तब भी वो यही बातें कर रहे थे, क़यामत आने वाली है, या बड़ा ज़ुल्म हो रहा है, या फलाना बहुत बदमाश है, और ये है। मैंने ब्रिटिश म्यूज़ियम में एक पपायरस देखा। वो अ, थीब्स एक शहर, कदीम शहर फ़िरौनों वाले मिस्र में था। थीब्स का एक बूढ़ा एक अपने बच्चा जो उसने पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, अम, बाद में उस जगह का नाम इस्कंदरिया हो गया, अलेक्ज़ेंड्रिया हो गया। वहाँ होगा उस ज़माने में अच्छी तालीम होती होगी, तो वो उसने भेजा अपने बच्चे को पढ़ने के लिए। तो कई साल गुज़र गए होंगे, 2-4 साल, तो उसके उस ख़त से पता चलता है। तो वो क्या कह रहा है, कोई ये तकरीबन 3,500 साल पहले का है कि बेइंसाफ़ी आम हो गई है, रिश्वत है, लाक़ानूनियत है, जो छोटे हैं वो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, और मुझे लगता है दुनिया ख़त्म होने वाली है। तुम यहाँ आना चाहते हो, मेरा मशवरा है कि वहीं रहो और किसी अच्छी-सी लड़की से शादी कर लो। अगर मैं आपको ये ना बताऊँ कि ये कब लिखा गया, हुँ, तो आप इसका ज़रा टाइम पीरियड मुझे मुतय्यन करके बताएँ क्या है?
मुझे तो लगेगा मेरे ही किसी चाचा ने है ना? व्हाट्सएप पर भेजा है मुझे तो ये। फिर सवाल ये है कि मसला कौन-सा बदला? हुँ, मेरा जो खदशात थे वो कौन से बदल गए? हुँ, मेरे मशवरे कौन से बदल गए? क्या बदल गया? कुछ भी नहीं बदला। हुँ, हम एक बहुत ही इन्फिनिटी वाली कन्वेयर बेल्ट है, हुँ, उस पे चले जा रहे हैं। हुँ, ये फलाना ज़माना, ये हम फ़र्ज़ करके चल रहे हैं, ये फलाना हुँ, ज़माना। अब वो कन्वेयर बेल्ट चलती चली जा रही है और जहाँ जिसको ख़त्म होना है, वो ख़त्म होके गिरता हुँ, चला जा रहा है। बेल्ट चली जा हुँ। रही है। आप कह रहे हैं 4000 साल से मसला शादी का ही है। ये भी मसला ये भी देख लें। मसला हाँ, शादी तो का ही है। अवाम के मसले जो हैं आज हाँ, तक हल नहीं हुए। वही, वही वही। एक जगह का मसला है। लाक़ानूनियत और रिश्वत और हाँ, हाँ, बेरोज़गारी। हाँ, नहीं हमें तो बचपन से जगह का मसला रहा है। इसमें तो तो वो जो है ना गालिब ज़ाहिर है खामख़ा इस नतीजे में नहीं पहुँचा हुँ, कि बाज़ीचा अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब व रोज़ तमाशा मेरे आगे। हुँ, जिस तरह एक ना कहा कि जिस तरह राग 7 ही हैं, तो यूनिवर्सल रियलिटीज़ भी इतनी ही होंगी। हुँ, उसकी फिर लाखों करोड़ों शक्लें ज़माने के हिसाब से आती रहती हैं, हुँ। मिटती रहती हैं, फिर नई आ जाती हैं। आपने अपने आप को भी तमाशबीन में शामिल किया है, तो अगस्तो बवाल थिएटर ऑफ द ओप्रेस्ड में कहते हैं, एक तो बायस्टैंडर होता है कि वो देख रहा है क्या हुँ, हो रहा है, एक हुँ, होता है जो कुछ एलाय बन के कुछ करने की कोशिश करता है। तो एक तो ये भी सोच हो सकती है जो नाहिलिज़्म की तरफ चले जाए कि हज़ारों साल से ऐसा ही है, ऐसा ही होता रहे, बैठे रहो, आम खाओ पेड़ के नीचे। मैं नाइलिस्ट लग रहा हूँ? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, आपने वो रास्ता नहीं लिया। नहीं। आप रोज़ या ज़रा हट के जितनी दफ़ा भी हफ़्ते में आता है, आप टीवी पर आते हैं, आप बताते हैं, ये देखो ये भी मसला है, ये भी मसला है, ये भी मसला है। तो आप अपना रोल कैसे देखते हैं या जो लोग देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये सच है कि हज़ारों साल की तारीख़ है, इस तरह चलता आया है। लेकिन अगर किसी आज एक अहमदी डॉक्टर को मार दिया, उस खबर चलाने पे आपके साथ, ज़रार के साथ जो होगा वो भी हमने देखा कि हुआ जो भी। हुँ। पर आप उस ख़ानदान के लिए उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई है और ऐसे और ख़ानदानों के लिए ना हो, शायद उस वजह से अगर ये वजह नहीं है आपकी तो वो भी बता दीजिए। आप टीवी पर आकर बता रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, तो आप एक साइलेंट तमाशबीन तो नहीं हैं, आप कहीं न कहीं कोशिश तो कर रहे हैं कि सोसाइटी जो आपकी नज़र में बेहतर है, वो हो। बिल्कुल पहली बात तो ये है कि मैं किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहा या हम जो इस तरह हम जैसे लोग हैं, किसी पे एहसान नहीं कर रहे। हमें तनख्वाह मिलती है उसकी कि आपको ये करना है, जर्नलिज़्म करना है। अब मेरा मसला इस गुफ्तगू शुरू होने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि यार असल चीज़ ये है कि रात को नींद का बड़ा मसला है और ये मेरे वालिद ने बहुत कम मुझसे गुफ्तगू करते थे वो, लेकिन हुँ, जिसे कहते हैं ना बंदे का दिमाग सनसना जाए, बाज़ औक़ात हुँ, ऐसी बात करते थे वो। कहने लगे देखो तुम अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि तुमने दिन दिन भर में क्या किया, तो उस पे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें रात को जितनी नींद रिक्वायर्ड है, आ रही है, तो इसका मतलब है तुमने कुछ ज़्यादा गलत नहीं किया। एक बहुत ही उन्होंने एक स्केल मुझे दे दिया। अच्छा एक दूसरा स्केल भी था कि मसलन आपको याद होगा कि 80s में आपको पता नहीं याद होगा या आपको ने सुना होगा कि 80s में बीसीसीआई की नौकरी बड़ी अट्रैक्टिव होती थी। आका हसन आब्दी वाला जो बैंक था। तो उस ज़माने में हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे और हमारा आइडियल ये था कि यार बस ग्रेजुएशन के बाद इस तरह की नौकरी मिल जाए। और उस ज़माने में जस्ट इमेजिन कि 85-86 में जो स्टार्टिंग तनख्वाह होती थी बीसीसीआई की वो 10,000 थी, जो कि एक ड्रीम था एक स्टार्टर के लिए। तो आइडियल होता था बीसीसीआई। अच्छा इंटरव्यू दिया हमने और हो गई सिलेक्शन। मैंने वालिद को फ़ोन किया
कि ऐसा हो गया है, और मेरी आवाज़ जो है भर्रा रही है खुशी के साथ, और ये वो। अच्छा, वो ठंड उस तरफ, दूसरी तरफ कहने लगे यार बहुत अच्छा हुआ, चलो कैरियर अच्छा हो जाएगा, ये वो फलाना। उन्होंने पूछा कितने पैसे दे रहे हैं? मैंने कहा जी 8 से 10,000 शायद शुरू में। अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा है ये तो। अच्छा ये बताओ, ये जो जहाँ से तुम स्टार्ट करोगे, अगर तुम किसी और बैंक में जाओ तो तुम्हें कितने पैसे देंगे? मैंने कहा 2,500 3,000। तो कहने लगे कि ओके, ये तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ज़रा फिर देख लो कि बाज़ार में एक काम की मज़दूरी अगर ₹10 है या ₹12, एक रेट होता है ना मार्केट का, और कोई आदमी तुम्हें ₹50 देना चाह रहा है उसी काम के, तो देख लेना कि कोई मसला तो नहीं पड़े होगा। बस इतना कहा उन्होंने। और मैंने उस वक़्त पता नहीं सोचा, नहीं सोचा, डिप्रेस भी हुआ कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन मैंने जॉइन नहीं किया। 4 साल बाद वो बैंक दिवालिया हो गया। तो कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है। 99.9% मसलन हमारे जैसे पॉलिटिशियंस हैं, पूरी दुनिया में एक स्पोक्स पर्सन होता है। अच्छा, हालात अच्छे या बुरे नहीं होते, आपकी ज़बान उन्हें अच्छा-बुरा बना देती है बाज़ औक़ात, और फिर वो आपको भुगतना पड़ता है। एक ही वाक़ये के बारे में एक स्पोक्स पर्सन होना चाहिए कि यार ये आदमी है, ये हमारी नुमाइंदगी कर रहा है। यहाँ एक वाक़ये के 12 स्पोक्स पर्सन होते हैं, और वो 12 मुख्तलिफ वर्ज़न देते हैं। तो उससे जो नुकसान है, वो बहुत ही ज़्यादा है। पता नहीं मैं कौन-सी बात को कहाँ ले गया। फिर इस कहानी से मुझे समझ में आया कि हर सहाफ़ी जब बोल पे वाइस प्रेज़िडेंट बन रहा था, तो आप क्यों नहीं बने? आपको कहीं वो मैं यही ख़्याल आया होगा। वो मैं बता सकता पर क्यों नहीं। आपको शायद यही ख़्याल आया हो नहीं, कि यार नहीं, 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 जिस नहीं, नहीं। जिस दिहाड़ी उसकी के वजह ये नहीं थी जो आप सोच रहे हैं, उसकी वजह कुछ और थी। बट फिट तो बैठता है क्योंकि उसका भी वही हाल हुआ फिर। हाँ, नहीं वो असल में नहीं, अ, तकरीबन है तो यही, हुँ, लेकिन वो है मज़ेदार चीज़ कि वो हर आदमी जा रहा था। हुँ, बड़े-बड़े नाम सारे, जैसे नहीं वो मुस्लिम लीग जब रातों-रात रिपब्लिकन पार्टी बनी थी, तो ऐवान ही खाली हाँ, हो गया था। वो वाला हिसाब था इसका। अच्छा, वो उन्होंने पूछा तो मैंने कहा यार बात, मेरा मसला ये है कि मैं यहाँ से गरीब आदमी हूँ। तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा वैसे भी समझ में नहीं आता कि क्या है। इतने पैसे मैं रखूँगा कहाँ? तो मैं इसलिए नहीं जॉइन कर रहा। निकल आया। तो ये जो एक फ़ितरत है फ़कीरी की, क्या फ़कीर ही नहीं है ये। एक वो नहीं मतलब फ़कीरी एक तो नेगेटिवली यूज़ होता है नहीं, ना, नहीं, पॉज़िटिवली भी बट फ़कीर का यार, फ़कीर बहुत बड़ी चीज़ होता है। वो उसी तरह मतलब एक सिंधी कल्चर में तो बड़ी रेवरेंस है हुँ, कि एक हुँ। फ़कीरी का जो एक कल्चर है, हम तो बहुत इज़्ज़त करते हैं उस चीज़ की। तो कहीं न कहीं आपने जो अपने वालिद से सीखा कि उनका एक चलता अच्छा कारोबार, एक दिन बोले मूड नहीं हो रहा, बंद कर दिया। हाँ, तो ये इस फ़ोटोग्राफ़र थे। इसने आपको सिखाया कि ज़िंदगी में एक मेरा ख़्याल है उनका ख़ासा असर है। और मेरा ख़्याल है हर बच्चों में से किसी ना किसी पे होता ही हुँ, है घर में। अच्छा, वो मेरी समझ में तब आना शुरू हुए जब मैं उनसे दूर हुआ। दूर से मुराद फ़िज़िकल फ़ासला, कि वो रहीम यार ख़ान ही में रहे। कहने हाँ, लगे नहीं भई मैं कराची नहीं जाऊँगा। तुम्हें जाना है, तुम्हें पढ़ना-वढ़ना है, जो करना है करो।
उन्हें बड़े शहरों से शायद वहशत होती थी। वो शुरू में यहाँ पीपीआई में प्रेस फ़ोटोग्राफ़र भी रहे थे और उनका एक कुलीग जो है वो पोलैंड के नायब वज़ीर ख़ारजा पे कराची एयरपोर्ट पे किसी ने याहिया ख़ान के दौर में ना वो गाड़ी चढ़ा दी थी, उससे वो मर गया था। उस ज़माने की बहुत बड़ी ख़बर थी, तो उनका जो दोस्त था पीपीआई में वो भी मर गया था, ख़ैर बड़ा दुःख था। तो फिर वो उन्होंने वहाँ रहीम यार ख़ान में फ़ोटोग्राफ़ी स्टूडियो वग़ैरह उन्होंने बनाया और बहुत खुशपोश आदमी थे वो शुरू में, यानी और उस ज़माने में साइकिल छोटा-सा शहर था तो साइकिल भी गाड़ी के बराबर होती थी। उन्होंने हमारी कोई बुनियादी ज़रूरत से हाथ नहीं रोका और पूरा उनका ज़ोर इस पे था कि कुछ भी पढ़ो। मतलब वो गर्दन से पकड़ के ये नहीं कहा कि डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर बनोगे या आर्मी में जाओगे कुछ ना, कुछ भी पढ़ो मगर पढ़ो। एक तो ये उसूल था। दूसरे जिसे लोग कहते हैं कंजूसी, मेरा ख़्याल है वो किफ़ायत शारी या जो वेस्टेज नहीं होना चाहिए किसी चीज़ का, वो उनमें बहुत एक सख्ती की हद तक बात थी कि खाने से लेके कपड़े तक कुछ भी। इवन उस ज़माने में बच्चे जो हैं उनके बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि अब मैं क्लास 5th से 6th में प्रमोट हो गया हूँ तो नई कॉपी, नई किताबें, नई पेंसिलें लूँगा। तो कहते थे कि क्या ज़रूरत है? अ, अपने जो आस-पास के लोग हैं उनके बच्चों से पूछो कि पिछले साल का कोर्स वो प्रमोट हो गए तो तुम्हें दे दें आधी कीमत पे। तो वो हमें सेकंड हैंड किताबें उस ज़माने में बच्चे एक-दूसरे को दे देते थे। तो हम सेकंड हैंड किताबें लेते थे, अलबत्ता कॉपीज़ नहीं लेते थे। तो इस तरह उन्होंने ट्रेनिंग की और जब भी मैं उनसे कभी मिला हूँ तो 2-3 दफ़ा मैंने उन्हें सूट वग़ैरह देने की कोशिश, शलवार कमीज़ वग़ैरह, तो वो रख लेते थे। और फिर बाद में पता चलता था कि वो एक उन्होंने अपने लिए रख लिया, 3 दे दिए और आखिरी दिनों में वो ये करते थे कि अ, उनके जिस घर में रहते थे उसके करीब ही कोई मस्जिद थी, तो दिन में बच्चे आ जाते थे तो उन्हें वो मस्जिद में बैठ के अंग्रेज़ी पढ़ाते थे और उनका नज़रिया ये था कि तुम लोग जिस बैकग्राउंड से हो, उर्दू पढ़ लोगे, अरबी भी पढ़ लोगे, मैट्रिक भी कर लोगे, शायद अंग्रेज़ी कोई ना पढ़ाए और ये तुम्हारे काम आएगी। मसलन कभी उन्होंने ये नमाज़ी थे, बहुत बाद में किसी ने बताया कि ये हाफ़िज़ भी हैं, हमें कभी नहीं बताया उन्होंने। यानी दीन को या अपने अक़ीदे को उन्होंने अपना रखा, कभी हम पे ठूँसने की कोशिश नहीं की। कभी-कभी तरंग में आके कह देते कि यार पढ़ लिया करो कभी नमाज़, अच्छी बात होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं मेरा ख़्याल है इन्होंने लाशऊरी तौर पे मुतासिर किया होगा हमें। तो और खुद उन्होंने अंग्रेज़ी ब्रिटिश इंडिया में खुद से सीखी। नहीं वो उनको उनकी तालीम सिर्फ़ इंटर थी, लेकिन ज़ाहिर है पुराने दौर का था सिलसिला, तो वो हर वक़्त या तो प्रैक्टिस करते रहते थे अंग्रेज़ी की, फ्री जब भी बैठते थे या फिर ग्रामर का कुछ करते रहते थे। तो उन्होंने जो छोटे बच्चे थे उनको खुद कहा कि आप आया करो, तो बच्चे आते थे उनके पास पढ़ने-वढ़ने के लिए। अच्छा, अच्छा उसका असर शायद ये हुआ कि मैंने जो पहली नौकरी की, वो रहीम यार ख़ान में ही एक फैक्ट्री थी लिवर ब्रदर्स, जो साबुन बनाती है, मुर्गियों की फ़ीड यूनिलीवर जो बन बनाती गई। है, डालडा जी, वग़ैरह जी, जो जी। उस समय तो और उन्होंने कहा क्यों कर रहे हो मैट्रिक के एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद? मैंने कहा बस मेरा दिल चाह रहा है, ठीक है।
तो 9.5 रुपये मुझे मिलते थे दिहाड़ी के। 50 पैसे ठेकेदार रख लेता था, 50 पैसे का मैं खाना खा लेता था कैंटीन से। 8.5 रुपये उस ज़माने में एक आदमी, समझ में नहीं आता था कहाँ खर्च करें। इसलिए कि फ़िल्म भी देखेंगे तो ₹1.5 का टिकट था। तो वो हुआ। हुँ। अ, अच्छा, उसने मुझे एजुकेट किया उस पहली नौकरी ने, कि फ़र्ज़ करें कि मैं कुछ भी बन जाता हूँ ज़िंदगी में और अचानक से एक दिन वो सब कुछ छिन जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा? ज़मीन, एक चादर और एक तकिया, मेरा नहीं ख़्याल वो कोई छीन लेगा, वो तो रहेगा मेरे पास, बाकी कर लेंगे। हुँ। वो फिर उस तरह से जो चीज़ें हैं वो उन्होंने ये शक्ल इख्तियार की। तो उसके बाद तो फिर आदमी को अपने काम पे ही तवज्जो देनी चाहिए। हुँ। और वो जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का एक कौल है कि लालच मुस्तकिल ग़ुलामी है। उससे अगर आप कर लें, दिल चाहता है मेरा, क्यों नहीं चाहता? लेकिन मुझे खुशी होती है कि जब मेरे मोहल्ले की, जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ, लोग कभी-कभी मुझसे पूछते हैं कि आप यहाँ 2 कमरों के फ्लैट में क्यों रह रहे हैं? आपके साथ के लोग तो कहीं और हैं। कहता हूँ मुझे क्या करना है? चल तो रहा है काम, और वाक़ई चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है। ज़िंदगी में खुश होना ज़्यादा ज़रूरी खुश, है। हाँ, बिल्कुल खुश बैंक होना। बैलेंस हाँ, भरे हाँ। जो भी हो उससे ज़्यादा। मसलन वैसे तो रोने को मैं बहुत रो सकता हूँ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। लेकिन मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत आदमी समझता हूँ कि 25 करोड़ में से शायद चंद लाख होंगे जिन्होंने इतनी एजुकेशन हासिल करने का मौका मिलता है। फिर एजुकेशन हासिल करने के बाद भी उनमें से 80% बेचारे या तो मर्ज़ी की नौकरियाँ नहीं मिलती, या जूतियाँ चट खाते हैं, या मुख्तलिफ़ हुँ। मसाइल में घिरे रहते हैं। उस माइनॉरिटी में से भी मुझे जर्नलिज़्म में जगह मिली, जर्नलिज़्म में भी हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। उन हुँ। हज़ारों में से मैं 100 में आया, उन 100 में से भी शायद मैं 20-25 में अगर अ, हूँ, तो यार और क्या चाहिए ज़िंदगी से? सहाफ़त में भी जब आप आए, जब आपने पहली नौकरी अप्लाई किया, आपको लग रहा था आप ही के लिए वो नौकरी बनी है और जितने भी अप्लाई कर लें आप ही को मिलेगी? ये नहीं, सहाफ़त में तो मैं 79 से कर रहा हूँ। हुँ। ये बीबीसी की बात शायद है मेरे ज़हन हुँ। में कि वहाँ एक इश्तिहार आया था, तो हुँ। वो उसकी जो शराइत थी उस पे मेरे दिल ही दिल में सोचा कि इस पे तो मैं पूरा उतर रहा हूँ। तो अप्लाई कर दिया था, हुँ। हो गया फिर। तो अभी तो चले हमने बीबीसी की बुराइयाँ कर ली, पर उस टाइम आपने क्या ऐसा सीखा जो आप आज बेशतर सहाफ़ियों में शायद आज वो चीज़ें नहीं देखते? बीबीसी जो है वो मेरे लिए ऐसा ही है जैसे भुट्टो ख़ानदान के लिए गढ़ी खुदा बख्श, हुँ। या शरीफ ख़ानदान के लिए ग्वाल मंडी। कि वहाँ लेगेसी दफ़न मैं है। रायगढ़ नहीं कहूँगा। तो बीबीसी ने बहुत कुछ दिया, यानी ट्रेनिंग दी, मुझे मुख्तलिफ़ असाइनमेंट्स मिले क्रूशल किस्म के। मसलन 2006 की जो लबनान में हिज़्बुल्लाह और इसराइल की जंग थी, वो देखने का मौका मिला। ऊपर ड्रोन्स उड़ रहे हैं और हम अपना काम कर रहे हैं। फिर सद्दाम हुसैन के ज़वाल के बाद इराक़ में घूम रहा हूँ मैं, या 2004-2009 के जो इंडियन इलेक्शन है वो कवर कर रहा हूँ। इंडियन कश्मीर में गया, वहाँ लोगों से मिला।
दलाई लामा और बाकी लोग इस तरह के। अम, फिर वो है ना कि वो इस तरह के चैलेंजिंग मैं कहता था उनसे, जो भी मेरे बॉस होते थे, कि यार मुझे भेज दिया करो, मुझे अच्छा लगता था। इट्स होल न्यू वेन्यू टू गेट एजुकेटेड। और जिस दिन आपने सोचा कि यार सब आता है, उस दिन आप मर जाएं मौका निकाल के तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये जो मज़े हैं, ये बतौर तालिब इल्म ज़िंदगी गुज़ारने के, अच्छा है कि कम लोगों को पता है। तो क्या आज के सहाफ़ियों को कुछ असूल जिस तरह एक तो आपने कहा कि बीबीसी अगर गलती कर भी दे, तो वो माज़रत करता है अगले दिन, माज़रत हमें यहाँ पर इतनी नहीं नज़र आती गलत न्यूज़ की। इस तरह की क्या चीज़ें हैं जो आपको लगता है थोड़े गोल्डन रूल्स हैं सहाफ़त के जो शायद इतने कॉमनली पाकिस्तान में प्रैक्टिस या फ़ॉलो नहीं हो रहे? और यहाँ की सहाफ़त यहाँ की सहाफ़त है, वहाँ की है। लेकिन ये फ़र्क करना चाहिए कि जो ज़्यादातर चैनल्स हैं इस वक़्त पाकिस्तान में, इंडिया तो ख़ैर इंडियन चैनल्स की तो हम कभी भी सोच भी नहीं सकते कि उस लेवल पे हम जा सकते हैं, जिस लेवल पे उन्होंने चीज़ों को पहुँचा दिया है। और अल्लाह करे कि कभी हमें उस तरफ जाएँ ही ना। लेकिन मुझे कभी-कभी दुःख होता है कि एयर टाइम जो है बहुत कीमती चीज़ होती है। जो देख रहा है उसके लिए भी, और जो कुछ प्रोड्यूस करके दिखा रहा है उसके लिए भी। बहुत वेस्ट होता है एयर टाइम। मतलब आप 3 घंटे बैठें किसी भी चैनल को खोल के और ध्यान से देखें, और फिर उसे बंद कर दें, और कोई आधे घंटे बाद सोचें कि क्या देखा? समझ में नहीं आएगा क्या देखा, बस देखा। हुँ। तो ये क्या है? ये किस तरह का मटीरियल है? और इसीलिए कभी-कभी मुझे लगता है कि जिसे हम चैनल समझ रहे हैं, वो एक तरह का विजुअल एफएम है। इसलिए कि किसके लिए क्या है? हुँ। मसलन किसी चैनल पे क्या बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम है? यानी 5 साल से लेके 15 साल तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम है? किसी भी चैनल पे इस मुल्क की जो आबादी है 51% ख़वातीन, क्या उनके लिए भी कोई डेडिकेटेड प्रोग्राम है? किसी भी चैनल पे 65% जो 30 साल की उम्र तक की आबादी है, क्या उसके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम है कि जिससे उनके स्किल्स में, उनकी थॉट में, उनके किसी भी जो फैकल्टी है, उसमें बेहतरी पैदा हो? तो अगर ये नहीं है, तो फिर क्या है? सवाल ये है। हुँ। इसीलिए फिर आप रोना रोते हैं कि यार ये बच्चे जो हैं ये सोशल मीडिया पे जाते हैं, सोशल मीडिया पे यही नहीं पता चलता कि ये झूठ है, सच है। तो भाई आपने उनके लिए रास्ता क्या छोड़ा है? अ, पीटीवी का ज़माना ठीक है या रेडियो पाकिस्तान का ज़माना ठीक है कि वो सरकार के भोंपू थे। यार लेकिन वो भोंपू के अलावा भी बहुत कुछ थे। ज़बान की बात देख लें, आप मुख्तलिफ जो तबक़ात हैं, यानी वहाँ किसानों और मज़दूरों के लिए भी प्रोग्राम होते हुँ। थे। अच्छा, अब वो किस तरह के होते थे, उनकी अपनी एडिटोरियल लाइन होगी। लेकिन क्या आपको एक आइडिया भी क्लिक नहीं किया कि आप जो खुद को नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं, कहाँ से हो गया ये? यानी एक इस्लामाबाद और कराची को अगर आप नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहे हैं,
तो फिर बाकी पाकिस्तान क्या उज़्बेकिस्तान में है, रशिया का हिस्सा है, मंगोलिया में है, कहाँ है? ये सवालात पूछने के हैं, लेकिन जवाब देने में इसलिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि जहाँ ज़हन ये हो कि आपको 8 बजे से लेके, बल्कि 7 बजे शाम से लेके रात 12 बजे तक 4 टॉक शोज़ की सूरत में मुफ़्त का सॉफ्टवेयर मिल जाए और उन 4 शोज़ को, यानी 4 घंटे को आप 3 से ज़रब दे के 24 घंटे में से 12 घंटे कवर कर लें। 24 आवर चैनल है ना सारे। तो आपको फिर पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है? इश्तिहार तो उसमें भी आ रहे हैं। तो आपको खामख़ा ज़हीन बनने या खोज लगाने की क्या ज़रूरत है? वो कहते हैं जी बहुत घुटन है, सेंसरशिप है, हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अच्छा यार, जो शोबे खुले में हैं, कम से कम उनमें ही जाके इन्वेस्ट करो। मसलन एनवायरनमेंट कितना बड़ा मसला है। मतलब शायद न्यूक्लियर हथियार इतना बड़ा मसला नहीं है, जितना एनवायरनमेंट मसला है। उस पे आप क्यों नहीं खोज लगाने वाले डॉक्यूमेंट्रीज़ बना सकते या गुफ्तगू कर सकते या सवाल उठा सकते? वो कहते हैं जी व्यूज़ नहीं टीआरपी आएँगे। टीआरपी नहीं आएगी, हैं? अच्छा, सवाल ये है कि टीआरपी कैसे आएगी? जब आपने मेन्यू में 2 सब्जियाँ रख दी हैं कि भिंडी है या आलू गोश्त है। मैं कह रहा हूँ यार बैंगन या कोरमा वो तो है नहीं साहब। तो फिर कहाँ से टीआरपी आएगी? आपने तो मेन्यू ही वो रख दिया ना, और उस मेन्यू की बुनियाद पे आप एक्सपेक्ट करते हैं, और ड्राइंग रूम में बैठ के आपने मुझे बताएं किस सर्वे की बुनियाद पे आज तक ये तय हुआ है कि यार फला सब्जेक्ट पे अगर हम एक सीरीज करें तो उसकी टीआरपी नहीं आएगी? आपने कोई सर्वे किया या आपने ये फर्ज कर लिया जो आपकी दुनिया है 2 से 250 लोगों की, जिनमें के 5-6 तो आपके पक्के दोस्त होंगे और बाकी जानने वाले होंगे, उनकी बुनियाद पे आप 25 करोड़ लोगों की टीआरपी का फैसला करेंगे? तो ये लोग मुस्तहिक नहीं है, या इन लोगों को इतनी अकल नहीं है कि वो समझ सकें क्या है? किस नज़र से देख रहे हैं आप इन लोगों को? अम, सर शौक भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। उसमें पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ते ना कि आप बिल्कुल। 10 रुपए लगा के इन्वेस्ट करके अगर आपको 100 रुपए के हुँ, इश्तिहार लेने हैं, ठीक है, फिर आप क्यों? आ हुँ। ही रहे हैं वो तो। और ऐसा नहीं है कि चलें रोड पे बहुत खड्डे हैं, लेकिन अगर आप रोड पे निकलोगे तो शायद किसी खड्डे में आप गिर जाओ। आप अगर एनवायरनमेंट पे चीज़ें करना शुरू कर दो, शायद आप मुल्तान पहुँच जाओ जहाँ आपको पता चले कि आम के दरख्त क्यों गिराए थे। हुँ, तो वहाँ एक खड्डा है, बिला बिला वजह का खड्डा है ना, उस खड्डे में जाने से बेहतर है 3 लोगों को बुलाओ, वो एक दूसरे को गालियाँ दें और सो जाओ, और उसको व्यूज़ भी आएँ, उसमें एक वायरल मोमेंट भी आ जाए, किस्मत चमक जाए तो कोई किसी दिन चमाट भी मार देगा एक दूसरे को, हुँ, वो वायरल भी हो जाएगा। हुँ। तो ये ज़रूरत भी नहीं है, आपका इस पेशे से ताल्लुक भी नहीं है, आप रियल एस्टेट बेचते हो या आप बस चलाते हो। बिल हाँ, सो आपका क्या काम कि बच्चे को साइंस के बारे में कुछ पता चल जाए 5 साल के? नहीं तो फिर हमें फिर वो ये रोना ही नहीं रोना चाहिए कि आज का मीडिया और सहाफ़त और ये मयार कुछ नहीं है। जब बात ही यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है कि यार इन्वेस्ट करना है, मेरे पास कोई है, कोई 15-20 करोड़ रुपए हैं, तो हॉस्पिटल बना लूँ या स्कूल खोल लूँ या चैनल खोल लूँ, हुँ, तीनों एक ही उस पे है ना, तो फिर हुँ। ख़त्म है ना बात, फिर हम क्या बात कर रहे हैं? इनफैक्ट लोगों का तो ये है कि अगर बिज़नेस है, बिज़नेस के साथ चैनल खोल लूँ ताकि बिज़नेस हाँ, सेफ हो जाए। वो हाँ, शील्ड रहे। सेफ हो जाए ना, हाँ, उसको इस तरह ऐसा से। है और ऐसा हो भी रहा है। बिल्कुल अच्छा, ऐसा ही हो फिर रहा है। ये है कि वो अ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जाएँगे, अशराफिया भी बुलाएगी, हुँ, ताल्लुकात भी बनेंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक। बट इसमें कुछ शहर के लोग भी ज़ालिम सन, तो अगर लेट्स से बलूचिस्तान है, वहाँ मुँह मोड़ो ही नहीं उस तरफ। वो अगर शौक भी हो, चाहें भी, तो भी एक डेंजर है ना कि यार अगर
थोड़ा बहुत भी करने की कोशिश करेंगे तो मसला आएगा, तो बेहतर है कि इसको तो बिल्कुल ही जाने दो। ये हमारी सियासी पार्टीज़ भी यही करती हैं कि यार आपस में डेमोक्रेसी सारी बात करो, बलूचिस्तान की तरफ तो जाओ ही ना। तो मीडिया ने भी ये फैसला मतलब शायद थोड़ा विलिंगली लिया है, लेकिन ये तो स्टेट का एक रिप्रेशन तो है। हाँ, वो है। अच्छा, उसका ताल्लुक जो है वो स्ट्रक्चरल मसला भी है वो बेसिकली, और उसकी तरफ जो है वो उम, कई लोग जो बलूचिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं या वहाँ के दानिश्वर हैं या इवन बलूचिस्तान से बाहर के भी, और वो एक बात कहते हैं जो दिल को लगती है। वो ये कहते हैं कि यार कोई भी क्यों बलूचिस्तान को टाइम दे? इसलिए कि सबसे बड़े सूबे की जो सीटें हैं, वो फैसलाबाद या लाहौर या कराची से कम है। तो अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी का हेड हूँ, तो मैं ज़्यादा टाइम कहाँ दूँगा? अच्छा, दूसरे ये है कि सेनेट कहने को तो चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी है, लेकिन दाँत तो सारे नेशनल असेंबली के मुँह में हैं। सेनेट का मुँह जो है पोपला है, वो बेचारा इतना पोपला है कि वो गन्ना तक नहीं चबा सकता वो। जो हमारे कर्ता धर्ता हैं वो यही चाहते हैं कि मुँह में दाँत ना हो, उनके हाँ, लिए बेहतर है। अच्छा, और सेनेट जो है वो एक तरह का एक नॉमिनेटेड क्लब बना दिया गया है। कागज़ पे सेनेट है कि बराबर की नुमाइंदगी है, लेकिन वो कुछ रोक नहीं सकता। वो जो है, जो इदारा है अपर हाउस जो है, वो फिर आलम बाला में ही रखा हुआ है उन्होंने उसे अमली तौर पे। तो अगर स्ट्रक्चरली जो भी बिल है, इंक्लूडिंग फाइनेंस बिल, वो सेनेट से भी उसी तरह पास हो जिस तरह नेशनल असेंबली से होता है, तो आदि बीमारियों का हल हो सकता है। और फिर हर अच्छा, चूंकि सबका वेटेज नजर आएगा ना, तो फिर मीडिया भी तवज्जो देना शुरू करेगा कि यार फला सूबे अगर ना हो तो उसके बगैर तो बात नहीं बनेगी। तो फिर वो कंसंट्रेट करना शुरू करेंगे। तो जब ये है ही नहीं, तो अगर, और स्ट्रक्चर ऐसा है कि अगर एक पार्टी 3 सूबों में हार भी जाए, तब भी वो पावर में आ सकती है सिर्फ एक सूबे की बुनियाद पे। तो फिर क्या ज़रूरत है बाकियों को घास डालने की या उनके मसाइल को किसी बेहतर ऐनक से देखने की? चल ही रहा है मामला। अच्छा, ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मसाइल हैं कि अच्छा जी कराची में अगर यूनिवर्सिटी रोड टूटा हुआ है तो आप उस पे बात करोगे, बट कोयटा में कोई रोड टूटता है तो आपको पता भी नहीं होगा। एवरीडे एडिटोरियल डिसीजंस एयर टाइम्स, उसको आप ये एक्सक्यूज़ दे सकते हैं। अब खुशदार में ब्लास्ट होता है, हुँ। वो नेशनल न्यूज़ भी कवर करेगी क्योंकि वो रियासती नैरेटिव के लिए अच्छा है। नॉट टू डिफेंड व्हाट हैपेंड, इट्स अ ट्रेजेडी, हमारे बच्चे मरे हैं, टेररिस्ट एक्ट हुआ है। लेकिन अगर वज़ीरिस्तान में ड्रोन में बच्चे मरेंगे, उस पे उस तरह से कवरेज नहीं आएगी। पारा चनार में हफ्तों-हफ्तों जिस तरह हमने फ़लस्तीन की बात की, उसी तरह के मंज़र होंगे कि खाना भी नहीं आ रहा होगा, मेडिसिन्स भी नहीं आ रही होंगी, हमारी मीडिया नहीं रिपोर्ट करेगी। हुँ। तो ये तो बेहिसी भी है और खौफ़ भी है। खौफ भी है, और फिर ये कि सड़क पे जो चीज़ नज़र आए उसे कवर करना आसान है। सड़क से उतर के कौन जाए? ये भी है। और उसमें फिर अगर फ़र्ज़ करें कि मैं जाना भी चाहूँ कि जी मुझे आप कुर्रम एजेंसी भेजें, तो वो रोकेंगे तो नहीं मुझे। लेकिन अगर मैं उन्हें बजट बना के दूँगा कि यार अगर मैं 1 हफ़्ते के लिए जा रहा हूँ, इतने पैसे चाहिए, वहाँ वो कहेंगे यार ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्यों जाऊँगा, सवाल ये है। हाँ, अगर मेरा अपना चैनल हो तो मैं हो सकता है चला जाऊँ। लेकिन अगर मैं तनख्वाहदार सहाफ़ी हूँ, मगर अच्छा रिपोर्टर हूँ, लेकिन इस वजह से नहीं जाना चाह रहा तो नहीं। दूसरे ये कि वो इनकरेज भी करने वाली ब्रीड ख़त्म हो गई है।
मसलन 70s के किस्से सुनाते हैं हमारे जो सीनियर लोग हैं, जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा कि रिपोर्टर अगर न्यूज़ रूम में नज़र आ जाता था ना दिन में, तो वो एडिटर उसे बुलाता था, कहता था सब खैरियत है, तबीयत ठीक है, उनका सर बिल्कुल ठीक है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, खबर लेके आइए। अब ज़ाहिर है वो ना वो ब्रीड है। फिर दूसरी बात ये है कि अब इसको बड़ा आसान समझ लिया गया कि यार एडिटर का काम क्या है, कुर्सी पे झूलता रहता है, फलाने की शिफ्ट लगा दी, फलाने की छुट्टी मंज़ूर कर ली, जो ऊपर से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं फ़ोन पे उनको कन्वे कर दिया, और क्या करता है एडिटर? तो ये काम तो हम भी कर सकते हैं। तो अब आप ये नोट करें कि जो अखबारात का तो मुझे इल्म नहीं है बहुत अरसे से, लेकिन जो चैनल्स हैं, उनमें आप ओहदे देखें, सीईओ, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। भाई ये क्या एफआईए का ऑफिस है? ये कोई नादरा है? ओहदों के नाम ऐसे होते हैं, पहले एडिटर होता था, चीफ एडिटर होता था, सीनियर रिपोर्टर होता था, सब एडिटर होता था, शिफ्ट इंचार्ज होता था, वो कहाँ गए? तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, और वो वाक़ई कंपनी चला रहे हैं ना आप तो। और नामों का असर होता है हुँ। कि अगर मैं सीनियर रिपोर्टर की बजाय डिप्टी डायरेक्टर करंट अफेयर्स हूँ, तो यार मैं फिर सोचना भी उसी तरह शुरू कर दूँगा। मेरे हाथ में एक इनविजिबल पाइप होगा और मैं कहूँगा यार तू ये कर, तू वो कर, फलाना कर। अच्छा, जहाँ बात आती है कि यार वो स्कैंडल है, नज़र आ रहा है, और कोई वॉलंटियर भी कर देना कि मैं जाना चाहता हूँ, तो उसको कहते हैं यार क्या है, नशर तो होना नहीं है, छपना तो होना नहीं है। अब अगर हालत इस लेवल पे आ गई हो कि जो पट्टी में टिकर्स चल रहे हैं, वो भी इम्पोर्टेड हैं, हुँ। डेस्क पे नहीं बन रहे, तो बाकी मेरा काम क्या रह गया? व्हाट्सएप टिकर्स जो हैं। हाँ, हुँ, तो अब तो बहुत आसानियाँ हो गई हैं, हुँ। इसमें क्या जब ज़रूरत है? जब हम जमहूरियत को भी गालियाँ देते हैं या डिस्कशन करते हैं, डिस्कशन ज़रदारी, नवाज़ शरीफ, इमरान खान होता है, जबकि जमहूरियत की बैकबोन आपकी लोकल गवर्नेंस, लोकल इलेक्शंस जो ज़िक्र होता ही नहीं है। तो सहाफ़त का भी यही मसला है कि हम बुरा-भला भी जब कहते हैं, तो जो रात के 9 बजे का एंकर है, हुँ, उसको अच्छा या बुरा समझते हैं, और जो ज़्यादा नुकसान है वो ये है कि जो रिपोर्टर है, जो फ़ील्ड रिपोर्टर है, या जो बलूचिस्तान से भी हमें ख़बरें नहीं आ रही, अगर बलूचिस्तान डेस्क्स ही नहीं है, वो जो बैकबोन और स्पाइन जिसकी बिना पर आप भी अपना शो कर सकते हैं, वो इतनी तोड़ दी गई है। वो सहाफ़त का मसला है, ना कि ये कि 9 बजे वाला जो प्रोग्राम कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है या बुरा कर रहा है। हाँ, वो है। बलूचिस्तान में जो साफ़ी काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बहुत रश्क की निगाह से इसलिए देखता हूँ कि वो दोहरी चक्की में पिसते हुए काम कर रहे हैं। मसलन वो इनको भी नाराज़ नहीं कर हुँ, सकते, वो उनको भी नाराज़ नहीं कर सकते, और उसके बावजूद अगर वो टिके हुए हैं, छोड़ें किस म्यार की खबर भेज रहे हैं। लेकिन वहाँ सहाफ़ी होना, या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया में, ट्राइबल एरिया में, केपीके में के जो है अपने वो इलाके जहाँ इंसर्जेंसी है, जैसे वज़ीरिस्तान है, कुर्रम एजेंसी है, खैबर-वैबर, या इवन सेटल्ड एरिया में भी, यही बहुत गनीमत है कि वो हुँ, टिके हुए हैं, और उनको सबसे ज़्यादा जो वो काम से नहीं घबराते। उन्हें, लेकिन उन्हें सिर्फ़ एक शिकायत होती है जो कराची में और इस्लामाबाद में या लाहौर में के न्यूज़ रूम्स हैं, उनके हैंडलर्स हैं।
एक शिकायत होती है कि यार कम से कम नक्शा ही देख लो कि गवादर में मसलन कोई वारदात होती है। अब वो क्वेटा फ़ोन कर रहा है ब्यूरो में कि यार वो गवादर में ये कार्रवाई हुई है तो देखो। तो कहता है वो फलाना सहाफ़ी है, मैं तो क्वेटा में बैठा हुआ हूँ, तो उससे बात कर लें, वो आपको बता देगा क्या हुआ है। तो आगे से पूछ रहे हैं, तुम चले जाओ। अब वो आगे से क्या जवाब दे? क्योंकि जो ये कह रहा है ना तुम चले जाओ, इसका मतलब है उसने बलूचिस्तान का नक्शा ही नहीं देखा। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये फिर वो कहते हैं कि यार फिर हमने कुछ किया या नहीं किया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? हुँ, इसलिए कि जो ऊपर बैठा हुआ है, उसको तो बुनियादी चीज़ों का ही नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है और किस बात को अगर मैं अवॉइड कर रहा हूँ कि मैं नहीं कहना चाहता, तो उसे पता ही नहीं है। वो कह रहा है, "यार, वो फलानी बात तो तुमने बताई ही नहीं, मैं उसे हुँ। क्या कहूँ?" हमारे जो सुनने वाले हैं, वो 99% लोग अमेरिका के 10 शहरों के नाम ले सकते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के नहीं ले पाएँगे। शायद 2 या 3 के कोई ले लें, बहुत हाँ, तीर मारेंगे, हाँ। ये है, वो है। अभी अब आजकल खुशदार सबको पता होगा। हाँ, खुददार हाँ, पता है, हाँ। हाँ, हुँ। और मतलब जहाँ वारदात होगी उसका हाँ, नाम उसका नाम कुछ उस दिनों के कुछ लिए याद दिनों के लिए रहता आपको है। पता चल हाँ, जाएगा। हाँ, लेकिन गवादर और क्वेटा सबको पता होगा गवादर कि पता होगा, सीपैक की वजह से कोयटा हाँ, तो चलें कैपिटल है, हाँ। वो पता होगा। टेरा बुख्ती शायद पता हो क्योंकि आपने बॉम्ब कर दिया है उसको। हुँ, हुँ, बाकी लसबेला हमारे से करीब है तो कराची वाले लोगों को हुँ, पता होगा, हुँ। या लोरालाई नहीं, पता नहीं, नहीं, होगा। बल्कि अगर आप ये बड़ा दिलचस्प रहेगा कि हुँ, आप आम सड़क पे निकल जाएँ, हुँ, रैंडम पूछें उनसे कि यार ये मालाकंड कहाँ है? या सांगड़ कहाँ है? या मंद किधर है? मन तो मुझे भी नहीं पता किधर अच्छा, है। और या कुर्रम ज़िला ये किस साइड पे पड़ता है? करें ये, हुँ, बहुत मज़ेदार जवाबात आएँगे। हुँ, अच्छा, तो ये ज़िम्मेदारी किस पे है? अगर एक आम आदमी को नहीं पता, किस पे ज़िम्मेदारी थी? हम पे आती है आप ना, जी, मैं हम पे आती कहना है। नहीं चाह रहा था बट आप पर ही है। जी, तो हम बस इतनी पूरी कर रहे हैं ज़िम्मेदारी। यही न्यूज़ मीडिया जो आप टीआरपी की भी शिकायत कर रहे हैं, आपका काम है ना कि एक न्यूज़ को सर और कॉफ़ी मँगवा दूँ आपको? कॉफ़ी एक और ला बहुत दूँ? ठंडी हो गई। एक और तो गरम ला दूँ ना? एक ला दो। आई विल जस्ट ऑर्डर इट फ्रॉम माय फ़ोन। तो न्यूज़ का ये काम नहीं है कि जिस तरह पैकेज करो आप, कि वो चीज़ एक्साइटिंग हो जाए। अवाम को थोड़ी पता होगा कि यार ये चीज़ हो रही है। आपने वो शो बनाना है इस तरह, चले हम कहें मजबूरियाँ हैं, व्यूज़ चाहिए, टीआरपी चाहिए, जो भी है। तो उसको इस तरह से एक पैकेज बना के दो ना कि मेरी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट दो, व्हाटएवर हाउएवर यू वांट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। अब वियतनाम वॉर आपके लिए तो नहीं इंटरेस्टिंग या आपकी ज़िंदगी पे तो नहीं कम से कम इफ़ेक्ट करता, लेकिन आपने 5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री देखी, ग्रिपिंग डॉक्यूमेंट्री देखी। सो डू दैट एफर्ट एंड मेक इट लाइक दैट। हुँ, हुँ। कुछ ये एक ज़माने में शुरू-शुरू में जब नए-नए चैनल बनते हैं हुँ, तो थोड़ा बहुत शौक होता है कि यार थोड़े से दूसरों से डिफरेंट करें। तो मुझे याद है वो एक जियोमेट्री का सिलसिला जी। शुरू हुआ था, या फिर बहुत ट्रैवलॉग का सिलसिला शुरू हुआ कि एक आदमी मोटरसाइकिल पे जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा है, उनके बारे में बता रहा है। लेकिन फिर वो सस्टेन नहीं कर पाते और चूँकि एडिटर की जगह मार्केटिंग हेड ने ले ली है जी। बेसिकली ना, और वो खुद अपने तौर पे ना वो अ, कहता है मीटिंग में बैठ के, एक तो ये कि एडिटोरियल मीटिंग में मार्केटिंग हेड का होना, यही मेरे हिसाब से मेरी समझ में नहीं आता, मुझे ये बात हज़म नहीं होती। अगर इश्तिहारात की मीटिंग हो रही है या कमर्शियल है या उसकी, तो उसमें तो उसका बैठना समझ में आता है, लेकिन एडिटोरियल मीटिंग्स में आई डोंट नो कि क्यों ऐसा होता है। बहरहाल, तो उसकी फिर राय भी होती है। हालाँकि वो जर्नलिस्ट नहीं होता, लेकिन हुँ, राय होती है, वो मार्केट की नब्ज़ पहचानता है, इश्तिहारात भी उसे लाने होते हैं। तो वो तो जो है अपनी
फैसले देता है। मुझे याद है कि 2010 में कुछ 4 महीने के लिए मैंने एक प्रोग्राम किया था करंट अफेयर्स का डॉन पे। तो मैं मुख्तलिफ लोगों को बुलाता था जो अपने-अपने फ़ील्ड के होते थे। तो एक दिन वहाँ उस ज़माने में जो मार्केटिंग के को देख रहे थे साहब, उन्होंने कहा सर वो आपका जो प्रोग्राम है ना, थोड़ा-सा उसे उठना चाहिए। तो मैंने कहा उसकी तरकीब क्या है? कहले सर वो कुछ शोबिज़ के लोगों को भी बुलाएँ। तो मैंने कहा मसलन कौन-कौन? तो उन्होंने कुछ अदाकारों के नाम लिए। मैंने कहा यार वो मैंने सुना है पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं आते। तो आप अगर बुला सकते हैं तो बुला लें। कहने लगे नहीं वो उनमें से बाज़ ऐसे हैं, मैं आपको 2-3 नाम सजेस्ट करूँगा वो आ जाएँगे। तो लेकिन ये कि थोड़ा मिक्स रखें ना चीज़ों को आप पॉलिटिकल समाजी कारकुन और इकोनॉमिक वो एक्सपर्ट्स वगैरह को बुला लेते तो थोड़ा-सा इसे ग्लैमर थोड़ा-सा होना चाहिए। तो कहने लगे कि वो अब जैसे परसों आपने एक साहब को बुला लिया, पता नहीं कौन थे वो। तो ये जो अंजे-गंजे होते हैं ना ये ये ठीक है, बहुत उन्होंने अच्छी बातें की लेकिन मैं अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ कि स्क्रीन पे कुछ थोड़ा-सा। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अंदाज़ा है कि वो अंजा-गंजा कौन था? कहेंगे नहीं। मैंने कहा वो आई.ए. रहमान का नाम सुना है? ओह माय गॉड! आप कहने जब लगे शुरू में कह रहे थे ना कि कोई वफ़ा तो नहीं पा गया, ए रहमान वाहिद आदमी है हाँ, जो मैं कोशिश कर रहा था पॉडकास्ट पे आएँ, हमारे डिस्कशन चल रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली अच्छा, मतलब एक अच्छा। लेजेंड्स तो कहने लगे हाँ, वो ह्यूमन राइट्स वाले शायद शायद। हालाँकि उस ज़माने में डॉन में भी उनके मज़ामीन वक़्तन-फ़वक़्तन छपते थे। मैंने कहा शायद नहीं डेफ़िनिटली। और अब ऐसा है कि अगर आप उठ जाएँ तो बहुत अच्छा है। वरना तो मेरा हाथ उठ जाएगा। नहीं ये नहीं कहा मैंने। सोचा तो होगा। तो फिर उसके बाद उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो अगर ये सूरत-ए-हाल है जो जिससे हमें लड़ना पड़े तो फिर आप क्या हुँ। क्या कर लेंगे आप? अब आपको नहीं डॉन में ही होता बिकॉज़ आई हैव सीन कि अब इस तरह अगर नासिर मंसूर साहब आ रहे हैं या अगेन लेजेंड इन हिज़ ओन राइट्स बट शायद अवाम ना जानती हो या अगर कनाल का इश्यू हो रहा है, आप डॉक्टर हसन अब्बास को बुला रहे हैं जो आपको साइंटिफिक जिनका पूरा ये काम है। इट्स अ लग्ज़री यू नो। लग्ज़री इस लिहाज़ से है कि इस एक लिहाज़ से अच्छी बात है कि हम तीनों जो हैं रोज़ाना का एजेंडा हम तय करते हैं। बाकी चैनलों में मैंने सुना है कि वो बाकायदा ये सुबह से ही हो जाता है कि आज शाम को ये जाएगा, ये नहीं जाएगा फलाना। अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। सपैर में हम एक आपस में फ़ोन पे एडिटोरियल मीटिंग कर लेते हैं कि यार ये चीज़ें हैं, इनमें से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। अ, कोई ऊपर से फ़रमाइश नहीं होती। तो इसलिए एक रिलैक्स माहौल में हम इस काबिल होते हैं। वरना अगर आपके कनपटी पे पिस्तौल हो कि ये ऐसे कहना है और उसको बुलाना है और उसको नहीं बुलाना, तो फिर आप हमारे फेसेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार क्या है। तो हमने अपने प्रोग्राम में जो आपको एक थोड़ा-सा रिलैक्स माहौल नज़र आता है, जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के गप लग रही है, उसकी वजह ये है कि अ, ये प्रोग्राम खुशकिस्मत है कि उसका एजेंडा बल्कि बाकी जो प्रोग्राम है उनका भी कमोबेश यही है कि वो अपना एजेंडा खुद सेट कर लेते हैं। कुछ 2-3 4 पैरामीटर्स हैं बेसिकली जो कि हर चैनल के होते हैं, यार इसको ये नहीं छेड़ना या इसको इस तरह ना कहना, ये वो तो सबके होते हैं। अदरवाइज़ जो डे टू डे डिक्टेशन है वो नहीं है। तो उसकी वजह से बड़ा फ़र्क पड़ता है एडिटोरियल कंटेंट और क्वालिटी में।
कंधे पे बंदूक हो या सितारा, हाँ, दोनों ही हाँ, हाँ। मसले हैं, कई दोनों से ही दूर मुझे नहीं रहना पता, चाहिए। आपको पता है बास चैनलों में ये बात लग्जरी समझी जाती है, ये ऐसा है ऐसा लग्ज़री, है? मतलब कई चैनल्स में तो डिक्टेशन आती है, कई चैनल्स में आपको पता है कि रेड हुँ, लाइन्स क्या हैं। हुँ, कई चैनल में तो गेस्ट भी व्हाट्सऐप वाले डिसाइड करते हैं कि हुँ, ये मेहमान आएगा आपके हुँ, उसमें, ये अप्रूव लिस्ट है मेहमानों की, इनमें से ही आप बुला सकते हैं, इनको नहीं बुला हुँ। सकते। कुछ शोज़ को तो मैंने सुना है प्रोग्राम के बीच में फ़ोन आ गया है कि इनको बुलाएँ। तो हाँ, तो उसमें यही है कि अगर आपको कोई झुकने का कहे और आप लेट हुँ, जाएँ तो फिर तो यही होगा। तो क्या ये इसकी वजह ये है कि अगर कोई लेट्स से आइकॉन टावर मलिक रियाज बनाना चाह रहा है, तो चाहता तो वो पूरी ज़मीन है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी का मज़ार इतने सालों से है, तो वो उसको तोड़ नहीं सकता। तो आप लोगों को ये लग्ज़री है कि यार एक वो इतने सालों से वो बिल्डिंग हेरिटेज साइट आपका शो चल रहा है, तो नहीं, वो द तो ज़ ज़ वो ज़्यादा वक़्त तो नहीं हुआ, 10 साल ही हुए हैं बट अभी। आप लोग तो मतलब लेकिन माशाल्लाह। ये है कि शायद हो सकता है कि जो इंतज़ामिया है उसको शायद ये बुनियादी भरोसा हो कि यार इन तीनों ने म एक 46 साल से कर रहा है, एक 36 साल से कर रहा है, एक 20 साल से है, हुँ, तो इन्हें पता ही हुँ, होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरीके से हुँ, करना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अ, जो हिदायत होती हैं, हुँ, अगर आपको ज़बान पे कुदरत नहीं है और आप एक बात 10 तरह से कहने का ढंग नहीं जानते, इसलिए कि मेरा जो बुनियादी मनसब है, वो शहज़ाद गयास को कम्युनिकेट करना है हुँ, कि ये चीज़ है और उस तक ऐसे पहुँच जाए कि वो साँप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अच्छा, ये जो है बहुत घिसाई के बाद ही ये चीज़ नसीब होती है, शुरू हुँ, में ये नहीं हो सकता ये। लेकिन इस स्किल को इस माहौल में इस्तेमाल किया जा सकता है। दुनिया की कोई कड़वी से कड़वी या तल्ख़ से तल्ख़ बात नहीं है, जिसे आप किसी तरह कम्युनिकेट ना कर पाएँ। जिस तरह वो कहते हैं ना कि अ, एक ठुमरी की एक ही लाइन होती है। अ, मोरे सैयां उतरेंगे प्यार, नदियाँ धीरे बहो, एक लाइन है। अब इसको जो गायक 100 मुख्तलिफ तरीकों से अदा कर सके, तो उसकी अलग बात होगी। जो 10 तरीकों से अदा कर सके, उसकी अलग बात होगी। जो 50 तरीकों से अदा कर सके, उससे एक दर्जाबंदी होती है। उसी तरह कोई भी इन्फॉर्मेशन, वो आप किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं कि आपकी पकड़ ना हो या कम से कम हो, लेकिन दूसरे तक पहुँच जाए, जो कि आपका फ़र्ज़ है। हुँ, ये स्किल जो है, इस पे ध्यान देना, और ये पर्सनल स्किल है, हुँ, इस पे ध्यान देना चाहिए कि ज़बान पे उबूर हो, और ज़बान पे उबूर होगा तो आप 10 तरह से वो बात कन्वे हुँ, कर सकेंगे। तो मेरा ख़्याल है कि सारा कसूर ऐसा नहीं है कि माशरे का या माहौल का या रियासती इदारों का या प्रोडक्शन हाउस का है। कुछ अपनी भी आपको स्किल्स को हुँ। बेहतर करते रहना चाहिए। तो उसमें भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिसको पता है उसको समझ में आ जाएगी, पर जिसको शुरू सिरे से लाइल्मी है, वो लाइल्म ही रहेगा। कुछ कभी-कभी आप तंज़िया कुछ बात कह देते हैं, तो अगर कोई ना समझ सके कि ये देखें, तंज़ था। दुनिया का कोई भी प्रोग्राम है, वो 100% ऑडियंस के लिए होता ही नहीं है। अ, कुछ नीश बनी हुई है हर प्रोग्राम की। मसलन हमारा जो प्रोग्राम है, एक सर्टेन अ, ज़हन के लोग, सर्टेन क्लास के लोग या उस लेवल पे देखा जाता है। एक इंतहाई पॉपुलर लेवल का जो प्रोग्राम है, जो कि पॉपुलरली मकबूल है, तो वो एक उसकी क्लास है। मसलन ये मुमकिन नहीं है, अब जैसे शहज़ाद गयास का चैनल है, आपके
8 अरब की तो आबादी है इस दुनिया की, है ना? कुछ चैनल ऐसे भी होंगे कि जिनकी जो फॉलोइंग है वो 10 करोड़ होगी, 20 करोड़, 25 ऐसे होगी। मेरे इल्म में नहीं है लेकिन होगी। आई एम श्योर। लेकिन 3 लाख लोग ऐसे हैं जो आपके चैनल को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में हर माल की एक नीश मौजूद है। लेकिन क्या मैं उस नीश को वही माल दे रहा हूँ जो मैं कह रहा हूँ? मेरा फ़र्ज़ बस इतना सा है। अगर मैं पॉपुलिज़्म का या जैसे दरिया बह रहा है उसमें मैं भी बहना शुरू कर दूँ, तो या तो मैं अपने प्रोफ़ेशन की लाज रख लूँ या फिर मैं मकबूल हो जाऊँ। ये 2 चॉइसेस हैं मेरे पास। तो मेरा ख़्याल है कि मुझे कम पे क़नाअत करना सीखना चाहिए, लेकिन वो कम जिसके बारे में मुतमईन हूँ कि यार ये ठीक है, नॉट बैड। इसमें आपने जो सहाफ़त ज़िया उल हक के दौर में की, उससे कुछ सबक आज के लोग सीख सकते हैं कि आमराना, बदतरीन आमराना दौर में भी इन्फॉर्मेशन आवाम तक किसी ना किसी तरीके से पहुंचाई जा सकती है। आमिरियत या फ़ाशिज़्म या घुटन कुछ भी कह लें आप उसे। मेरा ख़्याल है कि इट्स अ ब्लेसिंग फॉर क्रिएटिविटी। हम्म, आप ये देखें कि जिसे कहते हैं ग्रेट रशियन नॉवेल, वो इंतहाई आमरियत का जो घुटन का दौर था उसमें लिखा गया। या जो उर्दू शायरी हुई है, अगर हम मीर से भी ले लें, तो या तो बादशाहत का दौर था, और बादशाहत का दौर आपको पता है पूरा क्लासिकल बादशाहत थी, हम्म, जिसमें मीर जाफ़र ज़टल्ली का सर भी उड़ जाता था, उड़ गया था बाकायदा। उसमें वो शायरी उसने जन्म लिया। और ये जो कॉलोनियल दौर था, गोरों अंग्रेज़ी दौर था, इसमें मॉडर्न उर्दू लिटरेचर ने जन्म लिया। और उसमें सहाफ़त भी होती थी। मसलन वो आए, फिर 1 हफ़्ते बाद जेल चले गए, फिर रहे 1 साल, फिर आए, फिर 3 महीने बाद जेल चले गए। लेकिन काम रुका नहीं। तो और वो घुटन का भी एक ही उसूल होता है, वो भी हम्म, हज़ारों साल से एक ही तरह से चला आ रहा है। तो ज़िया का दौर हो, भुट्टो साहब का दौर हो, नवाज़ शरीफ का खलीफा बनने के शौक़ वाला दौर हो, मुशर्रफ का हो, चीज़ें 19 या 20 तो होती रहती हैं, लेकिन आँख मचोली जो है वो कभी नहीं रुकती। तो अब वही है, उसी में खेलने का मज़ा है कि अगर ये हर्डल रेस ना हो तो मज़ा क्या है? हम्म। हर चीज़ जो पाकिस्तान में गलत हो रही है वो ज़िया उल हक की तरफ ही उसके इशारे जाते हैं या उसके रूट्स जाते हैं। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, बस लिबरल्स को ज़िया उल हक को गाली देने का बड़ा शौक है। आपने भी बात की है कि शुरू में जब आप कराची आए थे, कराची साफ था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, बट अपार्ट फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी सोच, हमारी मुल्क ही इन जनरल कितना नुकसान ज़िया उल हक के एरा ने दिया? देखें, हर एक ने हिस्सा डाला है, हम्म, जितना उसका बस चला है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका जो कैलेंडर है, वो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है या सर सैयद अहमद ख़ान से शुरू होता है या 47 से शुरू होता है या अयूब ख़ान से शुरू होता है। हर एक की आज़ाद मुल्क है, आज़ाद लोग हैं, जो हम्म, मर्ज़ी सोचें। लेकिन पार्टीशन के बाद हर एक ने अपना हिस्सा डाला, जितना हम्म, वो डाल सकता था या जितना उसे
वक़्त मिला। मसलन 50s में अमेरिका की कठपुतली भी हमारे लीडर्स ने बनाया ना हुँ, इस मुल्क को। और मुझे मेरे बाप को तो नहीं पता था कि वेलफेयर स्टेट और सिक्योरिटी स्टेट में क्या फ़र्क है। लेकिन मुझे बताया गया कि वेलफेयर स्टेट से सिक्योरिटी हासिल नहीं होती, सिक्योरिटी स्टेट के अंदर वेलफेयर हो सकती है। तो ना हमारी कभी सिक्योरिटी कंप्लीट होगी, ना हम वेलफेयर स्टेट बनेंगे। हुँ, इसी तरह हमने सिविलियन डिक्टेटरशिप्स भी देखी हैं। फिर कभी मज़हब आइन का हिस्सा बन गया, कभी नहीं बना। कभी एक ख़ास माइनॉरिटी को टारगेटेड किया गया, उससे पहले नहीं किया गया। कभी हिस्ट्री को दाएँ से बाएँ शुरू कर दिया गया, फिर ऊपर से नीचे शुरू कर दिया गया, फिर बाएँ से दाएँ हो गया। तो हर एक ने अपना-अपना हिस्सा डाला है माशाल्लाह। तो उसमें सिर्फ़ एक आदमी को टारगेट कर लेना, हुँ, मेरा ख़्याल है ये तारीख़ के साथ ज़्यादती है। हुँ। तो अब अगर एक कुएँ में हर कोई थोड़ा-थोड़ा ज़हर डाल के चला गया और अब हम वो 70 साल का ज़हर एक साथ देख रहे हैं और सोच रहे हैं अब इस कुएँ से पानी पीना है हमने, तो शुरू कैसे करें उसको ज़हर निकालना उस कुएँ से? आप कोशिश तो आप ये है कि आप शुरू ना कर पाएँ हाँ, और उसी पे इक्तफ़ा कर लें। एक अगर मुझे ये कहा जाए कि कोई एक नाम लें जो कि जिसको या तो वक़्त नहीं मिला या वो मेरा ख़्याल है उसकी तबीयत भी ऐसी नहीं थी। अगर कोई एक हुक्मरान, वो है मोहम्मद ख़ान जुनेजो, कि जिसके बारे में मैंने कोई ये नहीं सुना कि यार वो तो ऐसा था, ऐसा था। बाकी इल्ला माशाअल्लाह सबके बारे में नज़रियात मौजूद हैं। और ये चमन तब तक यूँ ही रहेगा हुँ, जब बैलेट दिखावे के लिए होगा हुँ, और उसके पीछे बुलेट का साया होगा। दोनों का अलग-अलग रास्ता होना चाहिए, अलग-अलग काम होना हुँ, चाहिए, दोनों ही ज़रूरी हैं, लेकिन जिस मसरफ़ के लिए हैं, उसी मसरफ़ के लिए हुँ। होना चाहिए उन्हें। इसमें आपने अच्छी बात की, हमें तो लगता है कि मैं बाग में जाकर हथौड़ा मारूँ तो तेल निकल आए और पहले दिन से मैं माला-माल हो जाऊँ। पर अगर एक पाइप आपने समझे कहीं भी दुनिया में बंद गया हुआ है, जब खोलोगे तो पहले तो उससे जो सारी मिट्टी जमा हुई हुई है वो निकलेगी। फिर नल नल की बात है ना। फिर पानी थोड़ा साफ़ होगा, हाँ, फिर वो तो 4 इलेक्शन जो आप कहते हैं भई वेट करो अगर डेमोक्रेसी चाहेगी, उसको टाइम तो दो। यही होता है। वो नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान जो हुँ, हैं, वो उनके बारे में हमारे एक दोस्त थे जमाल सानी, उन्होंने अपने कॉलम में लिखा था कि नवाबज़ादा जो हैं, वो जमहूरियत के दौर में आमरीत के लिए और आमरीत के दौर में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करते हैं। लेकिन ये तो ख़ैर उन्होंने लिख दिया, मगर नवाबज़ादा एक टावरिंग पर्सनैलिटी थे और उनका फिर बाद में कोई मुतबादिल आया नहीं, अब तक तो नहीं आया। और उन्हीं का एक फ़िक्रा है नवाबज़ादा का कि हम इंतहाई बेसब्रे लोग हैं, सब। हम पौधा लगा देते हैं जमहूरियत का और फिर उसे रोज़ उखाड़ के देखते हैं कि इसने जड़ पकड़ी कि नहीं पकड़ी। तो क्या होगा फिर इससे? अच्छा, फिर ये है कि कोई जमहूरियत के गर्दन पे हनुमान लगा देता है, कोई बकरी का सर चिपका देता है, कोई कुछ और लगा लगा देता है।
पूरा चेहरा जो है उसमें से नाक वाक गायब हो जाती है। यहाँ से नीचे वो जमहूरियत ही कहलाती है। तो यार चेहरा भी वैसा रहने दो ना जैसा जिस्म है। हुँ। कुछ देख लो, वो नहीं है। अ, इसलिए कि मेजॉरिटी से खौफ आता है। पता नहीं मेजॉरिटी का क्या फ़ैसला हो, लिहाज़ा हर वक़्त ये कहते रहो अवाम तो बेवकूफ़ होते हैं, उन्हें क्या हुँ। पता, हम बताएँगे कि अवाम को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उसमें जितनी जमहूरियत निकल सकती है, हुँ। उस माहौल में बस उतनी हमें दस्तयाब है। उससे ज़्यादा अ, उनका ख़्याल है कि हमें नहीं चाहिए। अच्छा 64 में भी हम जमहूरियत के लिए तैयार नहीं थे। बेसिक डेमोक्रेसी यही कह के लाया हुँ। गया था ना सिस्टम। आज भी हम जमहूरियत के लिए तैयार नहीं हैं। कोई 60 साल तो होगा इस बात को भी। तो चल रहा है मामला इसी तरह। तो ये अगर फ़ियर ऑफ़ द मेजॉरिटी ही वजह है, तो फिर तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि शुरू से ही इलेक्शन से इसीलिए डर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं थी, जो लोग हुक्मरान थे वो बाद में ब्यूरोक्रेसी में हो, मिलिट्री में हो, अवाम में पज़ीराई नहीं थी, वोट बैलेट के थ्रू नहीं आ सकते थे। ईस्ट पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इलेक्शन हुआ, वो भी डिसॉल्व कर दी। आते ही कांग्रेस और खुदाई खिदमतगार की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी, फिर सिंध की गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी। तो ये तो फिर शुरू का ही मसला है, ये तो हल होते हुए तो नहीं नज़र आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि मेजॉरिटी के हाथ में देकर हुक्मरान फिर चले जाएँगे। एक तजुर्बा इन्होंने किया था बीच में, पहला और आखिरी तजुर्बा 70 1970 में। वो भी हो गया गलती से। नहीं, उन्होंने कहा कि चलो यार करके देखते हैं। वो तो जनरल उमर तो कहते हैं कि भाई उनको गुस्से में बोला गया था कि क्यों। अब जो भी हुआ, हो गया। तजुर्बा हो गया। हाँ। उसके नताइज के बाद ये फैसला हो गया कि अब ये तजुर्बा दोहराने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसलिए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो हैं, वो मुल्क दुश्मनी है। हुँ। तो उसके बाद से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए, आप कह रहे हैं कि जी ये लास्ट इलेक्शन फॉर्म 47 के हैं, 2018 के जो हैं वो आरटीएस। एक चहीते को जितवाने के थे। 70 के बाद मुझे कोई हुँ। इलेक्शन लगा ही नहीं। बट डिग्रीज़ होती हैं। आई वुड से 2013 वाज़ बेटर देन 2018। आई वुड से 1988 वाज़ बेटर देन 1990। ये तो कर सकते हैं आप बात, हाँ। बेटर देन हाँ। बेटर, हाँ। बैड बेटर भी कर सकते हैं। हुँ। लेकिन जिसे कहते हैं ना इलेक्शन, कि ये पार्टियां हैं, ये वोट का कागज है, ये वोटर है, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने, वो सिर्फ एक दफा नसीब हुआ था। और उसके बाद उन्होंने कानों को हाथ लगा लिया कि नहीं यार। बट उसमें भी कोशिश तो बड़ी थी, जमात इस्लामी वो जीत ही नहीं सकी नहीं, लेकिन सीटें। उनको खुद उन्होंने तो कोशिश की। उनको अगर पता होता कि हुँ। खुला इलेक्शन किस तरह का हो सकता है, तो वो भी ना करवाते। हुँ। चल रहा था तब तक निज़ाम चलता रहता। लेकिन ये है कि और बदकिस्मती ही है कि उससे पहले उन्होंने इतना दबाया था कि लोगों ने उसे रेफरेंडम के तौर पे लिया, पहले जनरल इलेक्शन को, और उन्होंने सारे अपने जज़्बात निकाल दिए उसमें, हुँ। और फिर उससे वो गड़बड़ हो गई। ये वैसे इंटरनेट पे झूठ बोलते हैं कि कभी जंग नहीं जीते और कभी इलेक्शन नहीं हारे। हर इलेक्शन तो फ़ौज हारी है। जब थोड़ा बहुत भी मौका मिला है अवाम को वोट देने का, उसने एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट दिया है। अवाम ने तो कभी कभी नहीं वोट दिया। हाँ, नहीं, अवाम का एक अलग ही मिज़ाज है, रियासत हुँ। का अपना एक अलग मिज़ाज है, और यही झगड़ा चल रहा है पहले दिन से। अब
सारे क्या वसाइल होगा इस झगड़े का अब? हैं। इस झगड़े का तो यही लड़ते रहेंगे। नहीं, हर चीज़ की एक हद होती है। हुँ, रियासतें इस तरह की सिचुएशन में कमज़ोर ही होती हैं, ताकत नहीं पकड़ सकती। और अब जिस तरह के चैलेंजेस हैं, रीजनल और इंटरनल, अलहदगी पसंदी, टेररिज्म, न्यूक्लियर वॉर का ख़तरा, वाटर क्राइसिस, एनवायरनमेंट, ये कंपनी इस तरह चलेगी नहीं। सोहेल बड़ाइच। हाँ, हुँ, उन्होंने भी कहीं से लिया है ये। उन्होंने कहाँ से लिया है? हाँ, वो किस्सा ये था कि आपको पता है जो वाइन की इंडस्ट्री होती है, उसमें जब वो वाइन बना लेते हैं, कोई नया ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, तो कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो टेस्ट करके उसे बताते हैं कि यार इसमें की क्वालिटी क्या है, इसका जायका क्या है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। वो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड। तो एक इसी तरह के जो वाइन टेस्ट करने वाले एक्सपर्ट थे, उन्होंने दावा किया कि वो उनकी आँखों पे पट्टी बाँध दी जाए तो वो हर ब्रांड को चख के बता सकते हैं कि ये फलाने ही ब्रांड है। तो ख़ैर वो उन्होंने कहा अच्छा, तो बाकायदा एक कॉम्पिटिशन जो है वो आरंभ किया गया और उनकी आँखों पे पट्टी बाँध दी गई और उन्हें छोटा-छोटा बना के उन्होंने कहा ये क्या है? मैंने कहा ये तो शिवाज़ रीगल है। अच्छा, ये किस तरह पता चलता है कि आप शरीफ आदमी हैं? उन्होंने कहा शिवाज़ रीगल तो व्हिस्की है, वाइन नहीं उन्होंने है। कहा कि जैक डैनियल्स है। इसको हाँ, अ, आप यूँ कर लें कि दुनिया की जो हर भी वाइन। शराब अच्छा, यूँ कर लें। अच्छा। कुछ ये चूँकि 8-10 रावियों से छन के मुझ तक आई हुँ। है, लिहाज़ा गलती हो सकती है। इसको हम शराब फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ये शिवाज़ रीगल है, ये जैक डैनियल्स है, अच्छा ये कौन-सी है? ये जी रेड लेबल है। ये कौन-सी है जी? ये वोडका। अच्छा वो चलता रहा, चलता रहा। उन्होंने सादा पानी दे दिया उसे। तो पी लिया और फिर उसने सोचता रहा कि ये कौन-सा ब्रांड है। फिर उसने कहा पट्टी खोल दे। पट्टी खोल दी। कहने लगे यार मैं हार गया। अ, मैं हर ब्रांड का नाम नहीं बता सका और इसका तो बिल्कुल ही नहीं बता सका। तो मैं हार गया हूँ। मगर एक बात मैं बता दूँ, ये कंपनी चलेगी नहीं। तो उस तरह से उन्होंने सोहेल बड़ाइच साहब ने वहाँ से ये नाम अख़ज़ हुँ, किया है। क्या कंपनी की हुकूमत क्या नाम है उनका? यही बुक का नाम नहीं है, कंपनी नहीं चलेगी। हाँ, तो ये उसका बैकग्राउंड ये है किस्सा। ये कंपनी चलेगी नहीं। हार तो मैं गया हूँ, हुँ, ये कंपनी चलेगी नहीं। इसमें याह्या खान का ज़िक्र आया, ये बात सच है कि 1971 के बाद पेशावर में उनका घर जला दिया था अवाम ने? तो कंपनी से उस किस्से का क्या ताल्लुक अब है? पहले याह्या खान का ज़िक्र आ गया था, 1970 के हाँ, ऐसा इलेक्शन। हुआ था। हाँ, ऐसा हुआ था। लेकिन फिर वो आखिरी जो ज़िंदगी है उन्होंने हार्ले स्ट्रीट, वहाँ जो पिंडी है, वहाँ उनके भाई रहते थे, वहाँ गुज़ारी। और जब उनका इंतकाल हुआ है तो पूरे एज़ाज़ के साथ हुँ, तदफ़ीन हुई थी उनकी। जबकि भुट्टो साहब की नमाज़ जनाज़ा में कोई 10-15 लोग थे। आपने ये भी कहा कि याह्या खान, ज़ियाउल हक को पाकिस्तान का झंडे में दफ़नाया गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं दफ़नाया गया पाकिस्तान के झंडे में। ज़ाहिर है, फ़र्क तो होता है। ये भी बात सच है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लाश को नंगा करके तस्वीरें ली गई थी, ये प्रूव करने के लिए यार समहाउ कि वो ये एक हिंदू हैं। कर्नल रफ़ीउद्दीन जो हैं, उनकी किताब है, भुट्टो के आखिरी दिन या जो भी, उसमें ये किस्सा है। अब चूँकि वो उस ज़माने में वहीं जेल में थे और चीज़ों को भी देख रहे थे, तो हो सकता है ये बात दुरुस्त हो। हुँ, लेकिन और ऐसी बहुत सी तस्वीरें हैं ईस्ट पाकिस्तान की भी कि जब वो
एक फ़ौजी है, अब पता नहीं वो मुक्ति बाहिनी का फ़ौजी है, पाकिस्तानी है, कौन है? बहरहाल एक तस्वीर है, बहुत मशहूर है वो, कि वो तहबंद में झाँक रहा है, फ़ौजी कि ये हिंदू है या मुसलमान है। तो ये क्या हमें कुछ तारीखी सच बताने पड़ेंगे कि अवाम अवाम को पता चले, तो फिर वो गलतियाँ ना दोहराएँगे? नहीं, अवाम इस पे कहाँ से आ गए? अभी तो आपने कहा था ना कि अवाम ने जब भी मौका मिला है उन्होंने फ़ैसला किया है। हुँ, बस वो फ़ैसला ही बुरा होता है ना। वो मुल्की मफ़ाद की, ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ अवाम मुल्की मफ़ाद में फ़ैसला नहीं करते। हाँ, नेशनल इंटरेस्ट जो है ना हमारे, वो हाँ। उन्हीं को पता है, हुँ। हमें तो नहीं भई पता। ब ख़ानदान के बुज़ुर्गों की बात कौन टालता है? अ, आपके फ़ैमिली में जो दादा हैं या अब्बा हैं, आप उनकी मानते हैं या नहीं मानते? मैं तो एक ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हूँ, तो मैं तो कम ही लोगों की मान कर चलता हूँ। फिर लोगों ने थोड़े बहुत आपके लिए सवाल भेजे थे कि अच्छा, लोग क्यों नेशनलिज़्म के प्रोपेगेंडा को नहीं समझते? कौन लोग? जिन्हें समझना होता है समझ जाते हैं। हुँ, अब आप नेशनलिज़्म को छोड़ें, लेबल-वेबल लगाने की क्या हुँ, ज़रूरत है कि जी ये फलाना नीला प्रोपेगेंडा है, पीला प्रोपेगेंडा है, नो। यार मैच्योरिटी का लेवल ये है आम आदमी की, कि फरवरी का इलेक्शन आप देख लें, हुँ, एक कैंडिडेट के ऐन वक़्त पे 3-3 इंतखाबी निशान तब्दील हुए, फिर भी वोट मिला उसे। उसके बाद क्या बहस करेंगे आप? कि ये अवाम पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, चरिया हैं, कौन है? नहीं यार, तो बड़े जीनियस लोग हैं। हुँ, अब आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं कि फलाने को वोट मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए, वो एक अलग बहस है। हुँ। लेकिन आम आदमी ने जिस तरह चाहा, जब भी उसे मौका मिले, आपने क्या-क्या हथकंडे इस्तेमाल किए, उसे पता होता है। पता होता है यार सबको। आप कैसे पाकिस्तान का मुस्तकबिल देखते हैं? नॉस्ट्रेडेमस कोई आप चाह रहे हैं आप बन जाएँ? पाकिस्तान तमाम तर मसाइल के बावजूद एक सख्त जान मुल्क है हुँ, और पिछले 78 साल में ये जिन-जिन मरहलों से गुज़रा है, अ मुझे रीजन में एक ही मिसाल मिलती है उसकी, वो है अफ़गानिस्तान। तो सर्वाइव कर गए, पाकिस्तान भी सर्वाइव कर गया है। तो तमाम तर कोशिशों के बावजूद अगर हम रेज़िलिएंट रह पाए हैं, तो फिर तो हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब से पूछिएगा ज़रा हटके में अक्सर न्यूज़ रिपोर्टर से बात करते हुए क्यों गुस्सा कर जाते हैं? आपको तो खुश होना चाहिए कि न्यूज़ रिपोर्टर से बात करते हुए हम ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई, जो सवाल पूछा गया है उसे गोल-गोल घुमाने की बजाय सीधा-सीधा जवाब दें, हुँ, ताकि वो बात आप तक पहुँचे जो पहुँचनी चाहिए। हुँ। वो गुस्सा नहीं होता, वो उसको राह रास्त पे लाने की कोशिश होती है। क्या वसुतुल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी वाले दिनों में जमीयत का हिस्सा थे? बिल्कुल था। फिर कैसे वहाँ से उस बाहर कैसे आए? जैसे ही सोवियत यूनियन टूटा है मैं उनसे अलग हो गया। अ, क्या पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स इंडिया से ज़्यादा क्रेडिबल हैं? तो क्या चीज़ है जो इनको इंडिया से ज़्यादा क्रेडिबल बना रही है? शुक्र करें कि हैं, अभी तक हैं। हुँ, हालाँकि हम बड़ा कहते हैं कि जी, अच्छा एक और भी पैरामीटर है जिसमें आप हमारे, ये जो हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं अब तक, वो है हमारे आपस के मसाइल जो कि नहीं होने चाहिए। हुँ, इन्हें ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर आप कंपेयर करें रीजन में, तो आज भी हमारा जो मीडिया है, इन हालात में भी ईरानी, अफ़गानी, चाइनीज़ और इंडियन मीडिया से बेहतर है। हुँ।
खलीजी ममालिक भी शामिल कर लें। तो ये एक है। आस्क वसत साहब हिज फेवरेट 10 बुक्स या 10 पीपल दैट इंस्पायर्ड हिम। 10 ज़्यादा हैं, कम कर लें। 2-3 कोई नाम ले लें, अगर किताब या कोई लोग। नहीं, मैं सिर्फ़ एक आदमी का नाम लूँगा कि जिसे अगर जर्नलिज़्म में पूछें तो रॉबर्ट फिस्क, अ, वो मेरा पसंदीदा राइटर रहा है, हेबल के है। और लिटरेचर में पूछें तो मंटो। Please share more anecdotes of your meetings with the famous Shia scholar Allama Talib Johari. I read your tribute in Urdu, which you had written for when he passed away in 2020. Please share more about his personality if you can. नहीं, मेरा ख़्याल है वो कॉलम जो है वो उनकी वफ़ात पे जो मैंने लिखा था वो काफ़ी था। इसलिए कि वो शफ़क़त फ़रमाते थे, जब चाहते थे उनसे मिल लेते थे और बड़ी मज़ेदार किस्म की शख़्सियत थे। इनका ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है, मैं सादिक़ाबाद से हूँ। क्या वो अभी भी आते हैं? उनका क्या ख़्याल है जो कच्चा सिनेरियो है और एक इंसर्जेंसी है उस इलाके में? कच्चे का तो इनकी पैदाइश से पहले से मसला चल रहा है वहाँ पे। तो आपकी पैदाइश से पहले ब्रिटिश ज़माने से चल रहा है। हाँ, वही। हाँ, तो बस वही सिनेरियो है। Please let him know I've been reading him since childhood and I gave my journalism exam 2 years ago. आप इंस्पायर कर रहे हैं। थैंक यू। आपने मंटो साहब का ज़िक्र किया तो सालिया मिंटो का सवाल आया है। आप भी तो मंटो साहब के उससे। He always comes across as a natural empath. However, when interacting with callers on his shows, he seems to have no patience for those who do not understand matters as he does. Does he think that by not doing so, an opportunity to impart sensible thought is lost? इसका क्या खुलासा करेंगे? बस ये एक मेरे ख्याल से राय है उनकी, उन्होंने शेयर कर दी। नहीं, बिल्कुल ठीक है। What do you think is the biggest misconception young Pakistanis have about their country? वो तज़ब्ज़ुब में है कि चीज़ें ये इसी तरह रहेंगी या ठीक भी होंगी। दरमियान में है, ग्रे एरिया में है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। इसी से सवाल है कि ये हाइब्रिड सिस्टम चलता रहेगा या इमरान खान किसी फ्यूचर हाइब्रिड सिस्टम का हिस्सा बनेंगे? कोई भी नहीं रहता, ना रहेगा, ना सिस्टम रहता है, ना लोग रहते हैं। हिस्ट्री और ज़माना जिससे चाहता है, जो काम लेना चाहता है, वो ले लेता है। बाज़ को महफूज़ कर लेता है, बाज़ को काम लेके फेंक देता है, सिस्टम्स को भी फेंक देता है, शख्सियात को भी फेंक देता है, इसी तरह चलता है। बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया है। क्या आपको लगता है कश्मीर का कोई हल निकलेगा इंडिया पाकिस्तान के बीच? एक दिन तो ज़रूर निकलेगा। इसको साथ-साथ लेके नहीं चला जा सकता। ये असल में बर्र-ए-सग़ीर के जो पैर हैं, उसके अंदर चुभी हुई हड्डी है। इस पे हड्डी निकालनी पड़ेगी, कोई पट्टी करने से ये पैर कभी ठीक नहीं होगा। आपसे सबने बड़े-बड़े मसले पूछे हैं, बलूचिस्तान का क्या हल है? बलूचिस्तान का हल ये है कि कोई एक हल नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ-साथ पॉलिटिकल जो रैशनैलिटी है, उसको भी काम में लाना चाहिए। दुनिया में आज तक किसी मसले का ख़ालिसतन ताकत के साथ हल नहीं निकला, किसी भी मसले का। वो मसला ख़राब तो हो सकता है, कभी सुधर नहीं सकता। तो कॉमन सेंस और ज़हानत जो है, उसको बैक वक़्त इस्तेमाल करना चाहिए और वो ना सुने जो आप सुनना चाहते हैं, वो भी सुने जो आपको सुनना पसंद नहीं है। किसी ने हम दोनों के लिए फ़रमाइश भेजी है कि हमें गिलगित-बल्तिस्तान के इश्यूज़ पे ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। बिल्कुल सही, आई एम गिल्टी। मैंने उतनी बात नहीं की जितनी मुझे करनी चाहिए थी। डिस्कस हाउ टू इम्प्रूव जर्नलिस्टिक एथिक्स। अभी यही बातें कर रहे थे। कैसे हमें पता चले आप कब तंज़ में कोई बात कर रहे हैं या कोई सीरियस कर रहे हैं? कोई आपके क्यूज़ हैं व्हेन ही इज़ बीइंग सार्कास्टिक? ये तो आपकी ज़िम्मेदारी है। ये जो इंटरव्यू है, ये जब देखेंगे
तो उसके बाद बताइएगा कि कितने % तंज था और कितने % सीरियस था। आप अपना कूल कैसे रखते हैं जब सूडो जर्नलिस्ट आपको अटैक करते हैं? हाँ, फैसा वाली टेक्निक अच्छी है, खामोश। Hmm. If the military had remained under civilian supremacy, was it possible for Pakistan to give a befitting reply to Indian aggressions, if as it did recently? If the answer is no, then the current meddling of establishment not justified. तो भाई अगर इंडिया हम पे जंग कर रहे है तो फिर तो एस्टैब्लिशमेंट ठीक कहती है ना कि हमारे हाथ में हर चीज़ होनी चाहिए। नहीं, आप देखें कि जो इससे पहले की 3 जंगें हुई हैं, हम्म, वो किन अदवार में हुई हैं? उससे आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा। 65 अयूब 71 या 99 वो दो पता है। था मुशर्रफ पता था नवाज शरीफ को, या नहीं पता था? हाँ। आज तक यही नहीं पता चला हमें। तो पता चलेगा भी नहीं। सर कोई बस आखिरी सवाल ये था कि जो अब हुआ है, क्या उसके बाद हम डेमोक्रेसी की एक और बैक स्लाइडिंग देखेंगे? हर लड़ाई, चाहे वो जीती जाए या हारी जाए, मुल्कों को कम से कम 10-10 साल पीछे ले जाती है। बस। तो 2016 तो अच्छा था हमारे लिए। तो अगर हम 2016 में जा रहे तो या 2015, तो आज से तो बेहतर ही था। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि कल का किसी को पता नहीं होता, तो वो एक उम्मीद की किरण होती है। मसलन किसी को एक दिन पहले नहीं पता था कि कल दोपहर को दीवारें बर्लिन टूट जाएगी, किसी को नहीं पता। बाज दफा ऐसा भी होता है। तो मैं फिर वही शुरू में जो बात की थी कि कुछ भी नया नहीं है, ऐसे ही चलता है। अल्लाह करे बेहतर हो जाए, नया ना भी हो तो। थैंक यू सो मच सर। जाते जाते कुछ कौम को आप पैगाम तो अभी तक क्या कुछ हो रहा कुछ था? कोई हाँ। कोई के यार ये अकस अगर हम पूरी गुफ्तगू का करें कि यार ये आपसे इस सवाल की उम्मीद नहीं थी आखिर में। ये सवाल का मकसद ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि गेस्ट कुछ कहना चाहता है और मैं अकॉर्डिंग सवाल नहीं पूछा होता। नहीं तो ये ऐसा एंड कुछ का नहीं। सवाल इसलिए होता है मैं कि बिल्कुल इन केस मुझसे कुछ मिस हो गया और आप खुद से कुछ कहना चाहते हैं तो ये खुला मौका एंड में देता हूँ मैं। नहीं, वो ये कोई आखिरी मौका तो नहीं है। और मेरा आप नहीं कहाँ ख्याल फिर हाथ लगेंगे मेरे? नहीं और मेरा ख्याल है कि कुछ भी मिस नहीं होता। हाँ। नहीं हुआ। मैं बड़े मज़े से यहाँ से जाऊँगा। थैंक यू सर, आपने वक्त दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर। खुदा हाफिज।